नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं? उम्मीद करते हैं अच्छे होंगे। तो आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे एनटीए इग्नू स्टेनो और जूनियर असिस्टेंट कम टाइपिस्ट का। दोनों का एग्ज़ाम आपको पता है 7 फरवरी को होना है। अब दोनों का पेपर एक ही होगा। कुछ लोग ये भी कमेंट करते हैं कि ये अलग-अलग होगा, तो अलग-अलग नहीं होगा इसका। पेपर एक ही होगा, बस आपका जो स्किल टेस्ट है टाइपिंग और स्टेनो वो अलग-अलग होगा। बाकी पेपर एक ही होगा। कट ऑफ अलग-अलग होगा, ज़ाहिर-सी बात है। स्टेनो में कम फॉर्म पड़ता है तो उसका कट ऑफ कम जाएगा। जेट का थोड़ा-सा ज़्यादा रहेगा। तो चलिए इसमें देखते हैं सामान्य अध्ययन का आपका जितने इम्पोर्टेंट टॉपिक्स हैं वो सारी चीज़ें, बाकी करंट अफेयर आपको कहाँ तक पढ़ना है 6 महीने या 12 महीने का। प्रीवियस ईयर्स का कंप्लीट एनालिसिस करेंगे इस वीडियो में। देखिए इसमें अब यहाँ पे आपको पता होना चाहिए कि सामान्य अध्ययन बहुत महत्वपूर्ण एक भाग है। आपको पता है इससे 30 क्वेश्चंस आने हैं 30 नंबर के। तो बहुत से कैंडिडेट्स इसी में कम स्कोर कर पाते हैं सामान्य अध्ययन, चूँकि आपको पता है कि ये बहुत ब्रॉड इसका होता है एरिया, तो आसानी से मार्क्स इसमें नहीं आ पाते हैं। लेकिन मैं कुछ टॉपिक्स बताऊँगा, आपको पता है 30 क्वेश्चन में आप कम से कम 20 प्लस करेंगे तो तभी बात बनेगा कुछ ना कुछ। तो ध्यान में रखते हुए इसमें देखिए अब इससे ये सीरीज़ जो है, जितने इसमें आपका सिलेबस हैं तो सामान्य अध्ययन का ये है, फिर वैसे हिंदी का, कंप्यूटर का, सबका एक-एक वीडियो मैं बना दूँगा इस पे। ये पहला आज का है लेक्चर, देखते हैं इसमें। देखिए ये आपका सेक्शन वाइज आप जानते हैं कि 5 सेक्शन में होना है टोटल। 30-30 क्वेश्चन है, 150 क्वेश्चन, आपको 2 घंटे मिलेगा 150 क्वेश्चन करने के लिए। इसमें नेगेटिव मार्किंग नहीं है, तो आप आसानी से 20 प्लस क्वेश्चन तो सही कर ही सकते हैं 30 में, जो कि जीएस का मैं बात कर रहा हूँ। बाकी एक-एक मॉड्यूल आप बाद में देखेंगे इसको। बाकी हिंदी में आप देखिए टाइपिंग करते रहिए अभी से, जो इंग्लिश में जिनको करना है वो इंग्लिश में करें, जिनको हिंदी में करना है वो मंगल इंस्क्रिप्ट केवल यही है, दूसरा कुछ वहाँ मिलता नहीं है। अब बहुत लोग कमेंट करते हैं कि मंगल के साथ और क्या-क्या इंस्क्रिप्ट चाहिए और बाकी जो भी फ़ॉन्ट होते हैं, तो इसमें केवल मंगल इंस्क्रिप्ट होता है। ऑनलाइन मोड में एग्ज़ाम होना है। देखिए ये सिलेबस दिया हुआ है जनरल अवेयरनेस का। इस पूरे वीडियो में जनरल अवेयरनेस का ही बात करूँगा। देखिए वीडियो थोड़ा-सा लंबा हो सकता है, बट आप यदि पूरा देखेंगे तो ज़ाहिर-सी बात है आपको कुछ इससे ज़रूर फ़ायदा मिलेगा, क्योंकि इसमें बहुत मेहनत करके मैं बनाया हूँ। देखिए ये जनरल अवेयरनेस का आपको ये सिलेबस ये केवल इतना डिफाइन कर दिया गया है। अब इसमें देख लीजिए क्या-क्या दिया है। क्वेश्चंस आर डिजाइन टू टेस्ट द कैंडिडेट्स जनरल अवेयरनेस इन एनवायरनमेंट। उसके बाद इसका एप्लीकेशन टू सोसाइटी, बाकी करंट इवेंट्स से क्वेश्चंस आएंगे और साइंटिफिक एस्पेक्ट्स में कुछ क्वेश्चन जो साइंस से रिलेटेड जो हैं। बाकी इंडिया और इट्स नेबरिंग कंट्री से भी पूछेगा, मतलब कि आपका राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय जितने भी करंट अफेयर्स रिलेटेड जो भी न्यूज रहेंगे उन सारी चीज़ों से क्वेश्चन बनेगा इसमें। पिछले में एग्जाम में भी बना था। हिस्ट्री, कल्चर, जियोग्राफी, इकोनॉमिक्स, जनरल पॉलिसी, साइंटिफिक रिसर्च, तो ये टॉपिक्स दे दिया है, इन्हीं में से क्वेश्चन पूछेगा और इन्हीं में से पूछता भी है। अब हाँ इसी में से पूछेगा, लेकिन लेवल क्या रखेगा उस पर बहुत कुछ डिपेंड करता है। देखिए ये बुक का लिस्ट है, आप इसमें से देख सकते हैं, बुक ले सकते हैं। बाकी यहाँ से आपको पीडीएफ मिल जाएगा इसका। बाकी जितने भी आपका स्टडी मटेरियल है यहाँ पीडीएफ मिल जाता है बिल्कुल फ्री में ही, तो आप वहाँ से जाके ले सकते हैं। प्रीवियस पेपर भी अपलोडेड है। ये प्रीवियस का कट ऑफ था लगभग इतना। इस बार भी इससे बहुत ज़्यादा नहीं जाएगा। अगर पेपर का लेवल यही रहा जो पिछले बार आया था, तो आपका यूआर का अगर 110 प्लस आप लाते हैं 150 में, आपको पता है कि माइनस मार्किंग नहीं है, तो आप सेफ रहेंगे। मतलब बहुत ज़्यादा इससे अंतर नहीं हो, क्योंकि फॉर्म थोड़ा सा कम पड़ा है पिछले बार की अपेक्षा। लेकिन हाँ पिछली बार कुछ नहीं पता था, इस बार बहुत कुछ पता है, तो थोड़ा सा फ़र्क तो पड़ेगा ही। तो आप फिर भी आप यूआर से हैं तो 110 प्लस ही करने की कोशिश करें। ओबीसी से हैं तो 105 प्लस। बाकी कैटेगरी का आप देख सकते हैं, इससे आप 4-5 नंबर आप अधिक ही लाएंगे। अगर पेपर का लेवल यही रहा तो पेपर का लेवल बदलेगा तो ज़ाहिर सी बात है सब कुछ बदल जाएगा। अब ये है टॉपिक्स से, अब मैं एनालिसिस के आधार पर ही देखा हूँ। अभी पेपर भी पूरा डिस्कस करेंगे। देखिए हिस्ट्री से आपका बहुत कम क्वेश्चन देखने को मिला था पिछले एग्जाम में। एक पेपर में एक क्वेश्चन आया था, एक में 2 आया था, मतलब आपको पता है 2 शिफ्ट हुआ था, तो एक में 1 आया था, एक में 2 आया था क्वेश्चन। तो कुल मिला के हिस्ट्री बहुत इंपॉर्टेंट इससे इस एग्ज़ाम के लिए नहीं है। 1-2 क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा, तो हिस्ट्री में बहुत ज़्यादा आप टाइम ना दीजिए। ये वीडियो बनाने का मकसद भी यही है कि आप कौन सा टॉपिक पे ज़्यादा टाइम दें और किस पे कम।
क्योंकि आपके पास बहुत ज़्यादा समय बचा नहीं है, लास्ट में ही मैं वीडियो भी ये बना रहा हूँ। तो ये हिस्ट्री के लिए आपको बहुत ज़्यादा समय नहीं देना है। यदि आप पहले से पढ़े हैं लूसेंट, मैं पहले ही बता चुका हूँ, आप लूसेंट ले लीजिए। अगर कोई किताब नहीं रखे हैं तो आप हिस्ट्री बहुत ज़्यादा आप जोर ना दीजिए। आप पहले से यदि कुछ पढ़े हैं उसको तो केवल रिवीजन कर लीजिएगा। उससे ज़्यादा आपको हिस्ट्री अब नहीं पढ़ना है, इतना मान लीजिए। 1 से 2 क्वेश्चन आएगा, वो भी एक क्वेश्चन तो ऐसा आया था कि वो बुक में भी नहीं मिलेगा जल्दी, लूसेंट में भी नहीं, इंटरनेट पे भी बहुत नहीं खोजा, नहीं मिला। अभी दिखा भी दूंगा क्वेश्चन। तो इस तरह से क्वेश्चन कुछ आ जाएंगे। देखिए कुछ क्वेश्चन लेंदी होते हैं, इधर उधर पूछ देता है, तो आप उस पर ध्यान नहीं देना। 1-2 क्वेश्चन के पीछे भागेंगे तो आपका जो जहाँ से आप स्कोर कर सकते हैं मार्क्स, तो वो आप नहीं कर पाएंगे। आपको पता है, यदि आप मैथ, रीजनिंग, हिंदी, ये स्कोरिंग सब्जेक्ट है, इसमें आप अगर स्कोर कर पाते हैं तो काफ़ी अच्छा होगा आपके लिए। तो यदि आप हिंदी, मैथ और रीजनिंग यदि आप नहीं पढ़े हैं तो ज़्यादा फोकस कीजिए उस पर। अगर आपको वो तैयार है, केवल ये जनरल अवेयरनेस में प्रॉब्लम है, तो आप इसमें डिटेल से पढ़िए। हिस्ट्री से 1-2 क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा। जियोग्राफी से क्वेश्चन ठीक ठाक हैं, 4-5 क्वेश्चन आए थे और 4-5 क्वेश्चन फिर आने की संभावना है। 2-3 क्वेश्चन देखने को मिल सकते हैं इकोनॉमिक्स से, 1-2 क्वेश्चन। वो साइंस, टेक, इन्वायरमेंट, इन सबको मिला के अगर देखा जाए तो 6 से 7 क्वेश्चन, मतलब 7-8 क्वेश्चन तक आपको देखने को मिलेगा इन सब टॉपिक से मिला के। कल्चर से आपको 1-2 क्वेश्चन देखने को मिलेगा। बुक्स एंड ऑथर्स से आपको एक या मैक्सिमम वैसे 2 नहीं तो मिलेगा, 1 ही मिलना चाहिए इससे। जनगणना से आपका देखिए पिछले में तो एक पेपर में 3 क्वेश्चन आ गया था, केवल जनगणना से ही। 2011 जनगणना आपको पता है, केवल वही हुआ था, इससे पहले वही पढ़ना ही है आपको। और उसका हिस्ट्री भी देखिए, ये थोड़ा सा डीप में जा जाके क्वेश्चन पूछ रहा है। जैसे जनगणना हो गया तो कहाँ से स्टार्ट हुआ, वहाँ से भी क्वेश्चन पूछ सकता है। कब से जनगणना स्टार्ट हुआ, कब से लगातार हो रहा है। आप अगर पढ़े होंगे जीएस तो आप थोड़ा सा जानते होंगे। वो वैसे डेज एंड थीम्स में, मतलब जो महत्वपूर्ण दिवस होते हैं उनसे आपको क्वेश्चन 2-3 क्वेश्चन तक भी देखने को मिले हैं। तो आप एक क्वेश्चन तो फिक्स है कि आना ही है, बाकी 2 क्वेश्चन भी हो सकते हैं। उसको एक में मान लीजिए कि डे दे दिया कोई, और एक में थीम्स उस किससे डे से रिलेटेड पूछ दिया। तो ये चीज़ आपको 1 से 2 क्वेश्चन इसमें देखने को मिलेंगे। करंट अफेयर का सबसे ज़्यादा इसमें भूमिका है आपका। अगर देखा जाए तो ये भी जो क्वेश्चन आते हैं, चाहे वो भूगोल से रहे चाहे राजनीति से रहे, ये भी कहीं ना कहीं लिंक होते हैं करंट से। जो चीज़ें चर्चा में बनी रहती है करंट में, उन्हीं से रिलेटेड आपको वो भी राजनीति और ये सब क्वेश्चन घूम फिर के आ जाते हैं। तो आपको ज़्यादा फोकस करना है करंट पर। मैं कहूँगा सबसे पहले आप करंट उठाइए और ये पढ़िए। अब कहाँ से पढ़ना है वो मैं अभी बता दूंगा। करंट से आपका 8 से 10, मतलब अगर इस सब को मिला कर जोड़ेंगे लिंक करके, तो आपका आधा क्वेश्चन, मतलब कि 12 से 15 क्वेश्चन करंट से ही सीधे रहेगा। और इसको लिंक करके देखेंगे तो करंट ज़्यादा महत्वपूर्ण है। आजकल सब एग्जाम में यही हो ही रहा है, सबसे ज़्यादा करंट सेक्शन से ही देखने को मिलता है। तो चलिए अब चलते हैं सीधे प्रीवियस पेपर ही देखते हैं और बाकी देखते हैं इसका। देखिए पहला क्वेश्चन ये था। इस क्वेश्चन में पूरा डिटेल में नहीं बताऊंगा। क्वेश्चन केवल, चूंकि आपको पता है कि ये फिर आएगा तो है नहीं, क्योंकि आ चुका है। एक आध क्वेश्चन हो सकता है आ भी जाए, लेकिन केवल ये देखेंगे कि ये कहाँ से पूछ रहा है, और इसी ढंग का, मतलब इसी लेवल का आप कहाँ से तैयारी कर सकते हैं, उस चीज़ पे ज़्यादा फोकस करेंगे। मैं यहाँ पे पीडीएफ ले लिया हूँ, ये 2 शिफ्ट का है क्वेश्चन, वो दोनों लिया हूँ। बाकी करंट अफेयर के लिए भी लिया हूँ और जीएस के लिए भी। आप करंट अफेयर के लिए स्पीडी का ले लीजिए। अगर कुछ नहीं लिए हैं तो 1 साल वाला अभी आ गया होगा, नया खरीद लीजिएगा। जहाँ आपका दिसंबर पूरा, मतलब 2023 का पूरा जनवरी से लेकर दिसंबर तक उसमें दिया होगा, वहीं तक आपको मिलेगा, उसके ऊपर नहीं मिलेगा। मतलब जनवरी का आपको नहीं, क्योंकि जनवरी में आपको पता है पेपर बनना है इसका। तो आप दिसंबर तक पूरा पढ़ डालिए, एकदम 1 साल का ठीक से। क्या क्या पढ़ना है उसमें वो भी मैं अभी बता दूंगा पूरा। इस वीडियो को आप पूरा देखिएगा आराम से एकदम। इसमें कोई भी डाउट आपको नहीं रहेगा कि आप क्या पढ़ना है और कहाँ से पढ़ना है। देखिए स्पीडी, बाकी लूसेंट ले लीजिए जीएस का। यदि कोई आप बुक पहले से पढ़ रहे हैं तो फिर कोई टॉपिक ढूंढ लीजिएगा उसमें से। बाकी अगर बुक नहीं है आपके पास, लूसेंट तो होगा ही, जाहिर सी बात है, सबके पास लगभग रहता है, तो केवल वो भी आप सफिशियंट है। अब क्या क्या पढ़ना है वो मैं बता देता हूँ पहले। चलिए यहाँ से पहले क्वेश्चन ही देखते हैं। देखिए ये पहला क्वेश्चन है, ये जनगणना से रिलेटेड। ये 2011 जनगणना में दे दिया कि शहरी जनसंख्या सर्वाधिक कहाँ है। अनुपात पूछा है, शहरी जनसंख्या का अनुपात
कहाँ है, गोवा में, तमिलनाडु, केरल में, तो इसका आंसर है गोवा। अब देखिए जनसंख्या से 2-3 क्वेश्चन पूछा है इस पेपर में। अब पूछने का इसका तरीका क्या क्या हो सकता है, शहरी जनसंख्या पूछ दिया है यहाँ पे, हो सकता है कहीं पूछ दे कि अल्पसंख्यक कहाँ पे ज़्यादा है, अल्पसंख्यक कहाँ पे कम है, इस तरह से कूट बनाकर दे दे कि 3 ठो मान लीजिए कि राज्य दे दिया, अब कह दिया कि जनसंख्या के आधार पे इसको असेंडिंग ऑर्डर डिसेंडिंग ऑर्डर में कीजिए, मतलब बढ़ते क्रम घटते क्रम में एक लगाइए। इस तरह से आपको जनसंख्या पे ठीक से पता होना चाहिए। 2011 का जनगणना ये आपको पढ़ना है। उसके लिए जनगणना के लिए आपको लुसेंट देखिए सफिशिएंट है, लुसेंट में आ जाएंगे। चलिए मैं दिखा भी देता हूँ इसको। यहाँ से मैं ये मैं अपने लुसेंट का जो मेरे पास है उसका ये स्कैन करके अभी अपलोड किया हूँ, पूरा नहीं है ये। अब पूरा आपके पास होगा, आप उस हिसाब से कर लीजिएगा। देखिए जनगणना का है ये, लुसेंट उठाएंगे तो यहाँ से देखिए अब जनगणना का पूरा हिस्ट्री दे दिया है, किस धारा के अंतर्गत है ये, बाकी इसमें कब कब क्या क्या हुए हैं सब कुछ इसमें है, कब से चालू हुआ है। तो देखिए यहाँ से आपको ये सब पढ़ देना है। वहाँ पे आप देखिए जनसंख्या 2-3 क्वेश्चन इसमें आए हुए हैं। जनसंख्या आपको ठीक से जनगणना पढ़ना चाहिए। ये पूरा इसका इतिहास देख लीजिएगा, लुसेंट में आपको मिल जाएगा। बाकी यहाँ से देखिए ये महत्वपूर्ण ये दिया है जो यहाँ पे, जैसे ये दे दिया है सर्वाधिक जनसंख्या वाले 5 राज्य। अब देखिए आपको कम से कम 3 राज्य, देखिए इसमें कूट बहुत आते हैं। इग्नू में मैं देखा हूँ, प्रीवियस दोनों में, क्योंकि पता है ना मैं तो इसमें 200 वाले में सेलेक्टेड हूँ ऑलरेडी। तो ये देखिए ये सर्वाधिक जनसंख्या दे दिया कि अब उनके सबसे ज़्यादा जनसंख्या देखा जाए तो उत्तर प्रदेश का है, उसके बाद दूसरे नंबर पे महाराष्ट्र, उसके बाद बिहार। तो कम से कम आपको 3 तो याद ही रहना चाहिए, मतलब ये सीरियल नंबर से। अब 5 भी दे दिया तो 3 याद रहेगा, तो बाकी नहीं भी याद रहेगा तो आप बना लेंगे, लेकिन कम से कम ये 3-3 तो आपको याद रहना चाहिए कि सर्वाधिक जनसंख्या वाले 5 राज्य कौन से हैं। तो पहले नंबर पे उत्तर प्रदेश, दूसरे पे महाराष्ट्र, तीसरे पे बिहार। इतना आपको पता रहना। वहीं अगर न्यूनतम पूछ दिया कि सबसे न्यूनतम कौन सा है, तो सबसे कम जनसंख्या जो है वो सिक्किम का है, उसके बाद मिजोरम, उसके बाद अरुणाचल प्रदेश। तो ये 3-3 तो आपको याद रहना चाहिए। वैसे ही वृद्धि सबसे ज़्यादा कहाँ हुआ, सबसे कम वृद्धि कहाँ हुआ, मतलब न्यूनतम वृद्धि। तो इस तरह ये जनसंख्या घनत्व से क्वेश्चन आपको देखिए ये आया हुआ है, अभी पेपर देंगे उसमें दिखा भी दूंगा। ये इग्नू में देखिए मैं लिखा भी हूँ। ये जनसंख्या घनत्व अब देखिए दे दिया है कि अब वहाँ पे दे देगा कि आपको 5 राज्य दे दिया, उसमें दे दिया कि उसके घटते क्रम में लगाइए या बढ़ते क्रम व्यवस्थित कीजिए। उसमें ऑप्शन दे देगा, आपको करना रहेगा। तो देखिए यहाँ पे ये क्वेश्चन आया हुआ है कि जनसंख्या के घटते क्रम में। अब देखिए घनत्व दिया है यहाँ पे, आपको क्वेश्चन भी थोड़ा सा ध्यान से देखना है। अगर प्रतिशत दे देगा, घनत्व दे देगा, केवल जनसंख्या दे देगा तो वो क्वेश्चन बदल जाएगा। और जनसंख्या प्रतिशत पूछेगा तो वहाँ पे वो अलग चीज़ हो गया, ग्रामीण पूछ दिया तो वो अलग हो गया, नगरीय पूछ दिया वो अलग हो गया, यूटी में पूछ दिया यूनियन टेरिटरी में तो वो अलग हो गया क्वेश्चन। तो इस तरह से थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा क्वेश्चन क्या पूछ रहा है। तो ये लुसेंट में आपको पूरा मिल जाएगा। इसलिए ये जो सेशन ये रखने का मेरा मतलब यही है कि आपको कहाँ से पढ़ना है, किस तरह से पढ़ना है, वो आपको क्लियर हो जाए। ये जनसंख्या घनत्व देखिए ये क्वेश्चन आया हुआ है, अभी आप देख लेंगे वहाँ पे ये साफ साफ एकदम यही दे दिया जनसंख्या घनत्व के घटते क्रम या बढ़ते क्रम में लगाइए। तो आपको ये पता होना चाहिए, कम से कम 3 तो पता ही होना चाहिए तीसरे नंबर तक, तो आप आराम से वहाँ पे कूट में मिला सकते हैं। ये भी क्वेश्चन आया हुआ है सर्वाधिक नगरीय जनसंख्या प्रतिशत वाले। आज ये देखिए अभी जो वहाँ में दिखा रहा था ये गोवा का दिया था ना, तो सबसे ज़्यादा नगरीय जनसंख्या कहाँ है, तो गोवा में। ये नगरीय माने शहरी। इस तरह से आप यहाँ पे ये आप साक्षरता का दे देगा, न्यूनतम अधिकतम पुरुष साक्षरता, महिला साक्षरता, ये लिंगानुपात, ये चीज़ें आपको यहाँ से क्लियर हो जाएंगे। तो आप जनसंख्या जनगणना जो है 2011 का उसको सही से पढ़ लीजिएगा इसमें। बाकी यहाँ पे और भी दे देगा माइनॉरिटी में, जैसे मुस्लिम जनसंख्या कहाँ ज़्यादा है कहाँ कम है, तो ये चीज़ें भी आपको पता होना चाहिए। चलिए उसके बाद आप देखते हैं वैसे क्वेश्चन 2 देखिए। अब ये ओलंपिक्स दे दिया, क्योंकि आपको पता है ये 2021 में हुआ था, तो 2020 का जो है 2021 में हुआ था, उधर कोरोना था तो उसके वजह से। ये अभी उस समय करंट में था तो करंट का न्यूज़ यहाँ पे वो दे दिया था। बाकी ये अब नहीं आएगा इससे, अगर आएगा भी तो आपको स्पीडी में थोड़ा सा मिल जाएगा इसके बारे में, आप वहाँ से देख सकते हैं, लेकिन बहुत ज़्यादा अब ये इम्पोर्टेंट नहीं रहा ओलंपिक। अब चूंकि अब नेक्स्ट जो आने वाला ओलंपिक है वो पूछ देगा कि अब आगामी जो है वो कहाँ होगा,
उसके बाद वाला कहाँ होगा हो सकता है, आपको पता है 2020 में था तो 2024 में होगा, फिर 28 में होगा, 4-4 साल पे होता है, तो वो पूछेगा कि आगामी कहाँ होगा। इस तरह से आप देखिए, जब क्वेश्चन क्या फ्रेम किया है वो आपको ध्यान देना है। जैसे क्वेश्चन इसमें फ्रेम किया कि ध्वजवाहक कौन थे, जो शुभारंभ हुआ उसमें और जो समापन हुआ उसमें, तो ये क्वेश्चन देखिए कथन टाइप से बनाया हुआ है, तो इस चीज़ पे आपको ध्यान देना है कि एक ही क्वेश्चन में आपको 2-3 चीज़ें कि जो शुभारंभ हुआ तो उस समय कौन ध्वजवाहक थे और समापन हुआ तब। इस तरह से आप दूसरे अगर कोई गेम जो हुए हैं करंट में उनसे रिलेटेड आपको जो क्वेश्चन होगा वो ध्यान से पढ़ना पड़ेगा। चलिए, इसका आंसर तो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है, आपको यहाँ पे लगा भी दिया हूँ, चाहे आप देख सकते हैं। देखिए ये आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, गरुड़ शक्ति सैन्य अभ्यास। अब कुल मिला के आपको सैन्य अभ्यास से मतलब है, ये नहीं देखना है कि ये, अब देखिए ये उस समय हुआ था तो ये इम्पोर्टेंट था, उस समय करंट में हुआ था, अभी क्या करंट में हुआ होगा, तो उसके लिए आप स्पीडी देखेंगे तो वहाँ से आपको चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। स्पीडी में आपको ये साफ साफ एकदम मिल जाएगा, जो आपका सैन्य अभ्यास है आप जाके देख भी सकते हैं। ये स्पीडी का मैं लिया हूँ सैन्य अभ्यास, आप देखेंगे इसमें तो। चलिए स्क्रॉल करके मैं दिखा दे रहा हूँ, बाकी ये मैं ये पढ़ा हूँ क्योंकि मेरा भी एग्ज़ाम होना ही था तो टल गया, तो इसलिए मैं थोड़ा खाली भी हो गया हूँ, नहीं तो मैं वीडियो नहीं बनाया होता अभी। चलिए कहाँ गया, क्या खोजना था, सैन्य अभ्यास, यहाँ से क्योंकि इसमें अब सब मिल जाएगा टॉपिक वाइज, यदि आप पढ़े होंगे तो ठीक है, नहीं पढ़े होंगे तो मैं बता देता हूँ। वैसे ये अलग अलग टॉपिक वाइज है, मतलब आपको पढ़ने के लिए काफ़ी ठीक है। मैं तो इसमें सब पीडीएफ से ही पढ़ता हूँ, तो ये लगा दिया हूँ जो ये इम्पोर्टेंट है, आपको भी वैसे ही करना होता है। आपको सब नहीं पढ़ना है, चाहे वो कोई भी तैयारी कर, जाहिर सी बात है इसमें हम लोग को पीएचडी तो करना नहीं है, रिसर्च नहीं करना है, केवल हमको एग्ज़ाम से मतलब है, तो वो केवल उतना ही हम लोगों को चाहिए भी, कि उसको मैं देखूँगा थोड़ा सा। समझौता हो गया, नोटिस को, चलिए उसको भी थोड़ा सा बाद में देख लेते हैं, पहले इसको देख लीजिए। अब सैन्य अभ्यास उसमें आपको मिल जाएगा एक एक ही जगह पे, एक पेज पे, कौन कौन से सैन्य अभ्यास हुए हैं अभी करंट में, तो वो आपको इम्पोर्टेंट है। गरुड़ देखिए उस समय हुआ था, अब इससे रिलेटेड देखिए दो कथन दे दिया है कि यह गरुड़ अभ्यास जो है ये किसके किसके बीच हुआ है, भारत और जापान के बीच हुआ है, या अब फिर दूसरा कथन दे दिया कि ये कब हुआ था, इंडोनेशिया में आयोजित हुआ था। तो ये देखिए ये गरुड़ सैन्य अभ्यास जो है, क्योंकि अब ये नहीं आएगा करंट में, नहीं, ये 2022 में हुआ था, तो 2023 के पेपर में आ गया था, ये इंडोनेशिया में हुआ था, ये ऑप्शन तो सही है, लेकिन ये जापान के बीच नहीं होता, ये भारत और इंडोनेशिया के बीच होता है गरुड़ सैन्य, जो गरुड़ शक्ति अभ्यास है। तो ये पहला कथन गलत है, दूसरा सही हो जाएगा, तो यहाँ से कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, पहला पहला हो गया गलत, दूसरा सही, तो ऑप्शन 4 इसका करेक्ट हो जाएगा। इस तरह से आपको कथन वाला, आप देखिए एक क्वेश्चन में दो 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 कथन बना के दे रहा है, तो इस चीज़ पे थोड़ा ध्यान देना है। आप कहीं भी पढ़िए किसी भी किताब से, स्पीडी से चाहे जिसमें, तो उसको थोड़ा सा इस टाइप से पढ़िए कि आपको अगर दो कथन वो बनाना चाहे, 2 या 3, तो फिर आप कैसे उसको कर पाएंगे, तो वो दिमाग में आपको रहना चाहिए जब आप पढ़ रहे हो उस समय। ये क्वेश्चन है नोबेल प्राइज से। अब देखिए नोबेल प्राइज जो नया मिला है वो नहीं है, ये सीधे उसका हिस्ट्री में पहुंच गया, नोबेल प्राइज कहाँ से स्टार्ट हुआ, सबसे पहले कब से स्टार्ट हुआ था, तो ये 1895 में स्टार्ट हुआ था। उस समय केवल 5 वर्गों में दिया जाता था नोबेल प्राइज जब स्टार्ट हुआ तब, अब आपको पता है 6 जो वर्ग है उसमें दिया जाता है। अब अर्थशास्त्र उस समय नहीं था, तो अर्थशास्त्र को कब जोड़ा गया, तो 1968 में। दोनों कथन सही है, आप जब इसके बारे में पढ़ेंगे नोबेल पुरस्कार के हिस्ट्री के बारे में तो ये मिल जाएगा, तो ये दोनों ही कथन सही हैं। देखिए ऐसे में ज़्यादातर अगर आपको न समझ में आए कि इसमें दोनों सही है कि एक कथन है, तो ज़्यादातर दोनों ही सही होते हैं, कथन 1 और 2, तो थोड़ा सा कॉमन सेंस लगाएंगे तो हो जाता है। बाकी अगर याद है तो पूरा कॉन्फिडेंस के साथ उसको लगाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या दिया है, जानवरों के लिए। अब देखिए उस समय जब ये कोविड वाला सिस्टम चल रहा था, जब कोविड का समय, तो उस समय जाहिर सी बात है वो करंट में था तो उससे पूछ दिया, अभी ये करंट में नहीं है तो ये इससे नहीं, अब कोविड से क्वेश्चन नहीं आएगा। अब देखिए ये है नाटो। अब नाटो क्यों क्वेश्चन ये दिया है, क्योंकि आपको पता है ये जुलाई 2023 में एग्जाम हुआ था, तो उस नाटो
अभी भी करंट में ही है, अभी भी चल रहा है, आपको पता है। रूस और यूक्रेन वार चल रहा है, इधर इजराइल हमास वार चल रहा है, तो उसमें सब में ये नाटो का भूमिका है। तो इस वजह से ये क्वेश्चन दिया था कि बाल्टिक देश जो हैं नाटो में कब जुड़े थे। तो अब तो पहले पता होना चाहिए बाल्टिक देश क्या हैं। तो बाल्टिक देश एस्टोनिया, लिथुआनिया और फिनलैंड गणराज्य जो हैं उनको बाल्टिक देश कहा जाता है। ये कब जुड़े थे? 2004 में जुड़े थे। अब देखिए नाटो से ये क्वेश्चन थोड़ा डीप में जाकर पूछ दिया है, क्योंकि ये ज़्यादा करंट में था उस समय, क्योंकि कई देश ऐसे थे जो नाटो में जाना चाहते थे, जिसमें जुड़ना चाहते थे। यूक्रेन भी एक वही था, उसका भी कारण इसीलिए रूस ने उस पर हमला भी किया, क्योंकि वो रूस नेटो में जुड़ना चाहता था। तो इस वजह से ज़्यादा करंट में था, तो इससे डीप क्वेश्चन ये पूछ दिया है। अभी भी कई ठो एजेंसी ऐसे हैं जो करंट में हैं, तो आप उस पर ध्यान देना चाहिए आपको। जैसे आपको इजराइल और हमास का युद्ध चल रहा है, तो उससे संबंधित जो भी एजेंसियां हैं इजराइल की, भारत उसमें क्या कर रहा है, तो उससे संबंधित जो टॉपिक्स है उस पे उससे क्वेश्चन बनने के चांस हैं। तो ये तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। अगर अब ये देखिए दे दिया है वन छादन से कि प्रतिशत के आधार पर उच्चतम से निम्नतम, ये भी थोड़ा क्रम भी ध्यान देना है कि सबसे ज़्यादा कहाँ है, फिर धीरे धीरे करके सबसे कम की ओर जाना है। सबसे ज़्यादा वनाच्छादन मतलब जहाँ पे सबसे ज़्यादा वन पाए जाते हैं प्रतिशत के मामले में। अब ये भी ध्यान देना है। देखिए दो तरह से इससे क्वेश्चन पूछता है। एक तो प्रतिशत के हिसाब से पूछेगा तो वो अलग उसका आंसर बनेगा, और ओवरऑल पूछेगा कि टोटल वन कितने ज़्यादा हैं किस कहाँ पे, तो वो उसका आंसर अलग हो जाएगा। तो ये भी आपको थोड़ा ध्यान देना है कि प्रतिशत के आधार पर पूछा है। तो सबसे ज़्यादा बनावरण का जो प्रतिशत है, तो प्रतिशत सबसे ज़्यादा कहाँ है? मिजोरम में है। ये भी आपको मिल जाएगा। स्पीडी में आपको कम से कम 3 तो दे ही देता है उसमें, जो वहाँ पे वन रिपोर्ट जारी हुआ था। अभी आपको पता है 2021 का नया जो रिपोर्ट जारी हुआ है, उसके आधार पर देखेंगे आप, स्पीड में भी मिल जाएगा वो। 3 राज्य का दिया रहेगा कम से कम, तो आप 3 अगर जानते रहेंगे तो ज़ाहिर सी बात है नेक्स्ट आप अपने आप उसमें मिला ही लेंगे। तो सबसे ज़्यादा जो है वो मिजोरम में है, उसके बाद अरुणाचल प्रदेश, फिर मेघालय, फिर मणिपुर, उसके बाद नागालैंड। मतलब सबसे ज़्यादा प्रतिशत के मामले में देखा जाए तो मिजोरम में है। तो इस तरह से आप देखिए ये कूट बना बना के दिया हुआ है। तो केवल एक ही केवल याद करके चले जाएँ कि मिजोरम में सबसे ज़्यादा प्रतिशत मात्रा में है, तो फिर गलत करके आ जाएंगे। तो इस हिसाब से जब आप पढ़िए उसमें, तो आप थोड़ा ध्यान दीजिए कि इससे क्वेश्चन जब कथन वाला बनाए, कुट वाला बनाए, तो कैसे करेंगे। चलिए ये साइंस से दे दिया है। मलेरिया, निद्रा रोग और काला आजार, डायरिया, मतलब ये किससे संबंधित है? मलेरिया का संबंध किससे, या कौन सा अंग प्रभावित होता है निद्रा रोग में, काला आजार में, डायरिया में? तो मलेरिया में कौन सा प्रभावित होता है? मलेरिया में होता है यकृत। वैसे निद्रा रोग जो है वो मस्तिष्क से संबंधित है, इसमें मस्तिष्क प्रभावित होता है। तो इसका एक ए का 2 और बी का 3, तो ऐसे ही 2 ऑप्शन तो ऐसे ही हो जाएगा, बाकी ये 2 एलिमिनेट हो जाएंगे। तो ऐसे क्वेश्चन में आपको एलिमिनेशन मेथड भी लगाना है, या आपको सब पता ना भी हो तब भी कम से कम यदि 1 2 पता हो तब कुछ ना कुछ उसमें एलिमिनेट कर पाएँ, तो ये भी थोड़ा सा ट्रिक होता है। अगर उससे भी ज़्यादा ना समझ में आए तो फिर आप ऐसे देखेंगे, जब आपको कुछ नहीं एकदम ऊपर समझ में आ रहा है तब आप क्या करेंगे, सीधे ऑप्शन में देखिए जाके क्या करना। देखिए अब इसमें देखिए ए का दिया है 4 2 2 2, तो जाहिर सी बात है ए 2 जो है वो 2 बार आ गया, तो इसका ज़्यादा पॉसिबिलिटी है कि ए का जो आंसर होगा वो 2 ही होगा। जैसे बी में जाएंगे तो देखिए बी का 3 3 3 जो है 3 बार दे दिया, तो इसका भी बी का 3 ही होने का पॉसिबिलिटी ज़्यादा है। तो ये ऑप्शन तो ऐसे गलत हो गया, मतलब इसको हटा दीजिए। अब 3 ऑप्शन बच गया। सी में देखिए तो 2 1 4 3, ये तो इधर सब अलग अलग है, भी अलग अलग है। नहीं यहाँ पे देखिए 1 4 1 4, तो जाहिर सी बात है 1 और 4 में कोई ना कोई होगा, तो फिर 1 और 4 में आपको केवल मिलाना है। ये तो ऐसे ही गायब हो गया था, तो यहाँ से ये उसका 4 है। अब देखिए ऊपर कुछ नहीं पड़े, फिर भी थोड़ा सा एक अनुभव तक पहुँच गए, मतलब कि ये 2 में से कोई एक ही होगा, तो 50% प्रोबेबिलिटी हो गया वहाँ पे। मतलब लगाएंगे तो हो सकता है कि सही हो जाए या गलत हो जाए, मतलब 50% आपका पक्ष में होगा। तो फिर इस तरह से कुछ होता है इसका एलिमिनेशन मेथड, इसे कहा जाता है। तो उस तरह से कर सकते हैं। बाकी 1 2 आप जानते हैं तो फिर आप मिला लेंगे उस हिसाब से। ये भी आपको लुसेंट में मिल जाएगा, तो वहाँ से आप देख सकते हैं। आपको बहुत ज़्यादा किताब इधर-उधर नहीं ढूँढना है, 1 2 किताब रखिए, उसको ठीक से पढ़िए बस। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए ये है
क्वेश्चन नंबर 9 दिया था। अब ये देखिए जल संधि से दे दिया है, पाक जल संधि, डेविस जल संधि, मलक्का, बेरिंग। तो आपको पता होना चाहिए। आप अगर इसमें से सब नहीं जानते हैं तो कुछ तो जानते ही होंगे। अगर लुसेंट थोड़ा भी पढ़े होंगे तो या कहीं से ही पढ़े होंगे तो पाक जल संधि कहाँ है? ये भारत और श्रीलंका के मध्य है, उसे पाक जल संधि कहते हैं या पाक जल डमरू मध्य भी इसे कहा जाता है। अब इसको देखेंगे तो मैं दिखा भी देता हूँ लुसेंट में। चलिए यहाँ से मैं इसका जो अपना वाला है वहीं से दिखा देता हूँ। ये है। ये जल संधि, पाक जल संधि इसमें देखिए दिया। ये मैं लुसेंट ही दिखा रहा हूँ। ये देखिए पहले भी दे दिया पाक जल संधि किसके इसके बीच है? भारत और श्रीलंका के बीच। ऐसे ये अलग अलग है तो आप यहाँ से जाके ये फ्लोरिडा है, जिब्राल्टर है, सुंडा, अलग अलग ये जाके आप वहाँ से पढ़ सकते हैं। लुसेंट आपके पास होगा, उसमें सारमुज है, कारीमाटा है, ये भी उसमें दिया है ऑप्शन में। तो इस हिसाब से आप मतलब देखिए कुल मिला के ये लुसेंट से ही क्वेश्चन ज़्यादातर बन जाते हैं आपके। देखिए मैं ये नहीं कर रहा हूँ कि सब क्वेश्चन लुसेंट से ही बन जाएगा, लेकिन मैक्सिमम क्वेश्चन आपका लुसेंट से बन जाएगा और स्पीडी से बन जाएगा। तो आप अब 30 में 30 तो मतलब बहुत मुश्किल ही होता है जीएस में करना। अगर 30 में आप पा रहे हैं तो मार्क्स है। आप उस हिसाब से कीजिए। ज़्यादा अगर आप मैथ सब पढ़ लिए तो फिर डीप में जाइए जीएस पढ़ने, और मैथ सही से नहीं पढ़े हैं अभी भी तो ज़्यादातर कोशिश कीजिए कि मैथ, रीजनिंग और हिंदी पर फोकस ज़्यादा कीजिए। जीएस काम चलाओ, केवल आप पास होने पर मतलब 20 नंबर 22 नंबर तक लाने के लिए ही पढ़िए। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका था, देखिए यहाँ से मिला लीजिए। वहाँ पे देखिए दिया था पाक भी दिया था, डेविस, मलक्का, बेरिंग। तो यहाँ से आप मिला सकते हैं, यह तो ऑप्शन है। अब मैं पूरा डिटेल में इसको नहीं जा रहा हूँ, आप मिला लीजिए। बाकी पीडीएफ अपलोड कर दिया हूँ, वहाँ से देख सकते हैं। मैं केवल ये कोशिश कर रहा हूँ कि आपको कहाँ से पढ़ना है, कहाँ से क्वेश्चन आए हैं। अब देखिए ये दे दिया नृत्य और उससे संबंधित लगा। अगर आप एसएससी का एग्जाम देते हैं तो वहाँ पे भर भर के ऐसे क्वेश्चन आते हैं। तो ये तो मैं तो नोट्स बना लिया था इसका। आप ये देखिए कथकली हो गया, भरतनाट्यम, मोहिनी अट्टम, कुचिपुड़ी। यहाँ से इसका मैं यहाँ मिला दिया हूँ। मोहिनी अट्टम से कौन संबंधित है? मोहिनी अट्टम से कनरेले। आप ये एक दो भी जानते रहें तो आप वहाँ से आप कुछ ना कुछ कर सकते हैं। तो मोहिनी अट्टम, कनक रेले। वैसे भी आप देखेंगे तो यहाँ से थोड़ा सा एलिमिनेट कर सकते हैं। देखिए या तो एक होगा, एक तो नहीं होगा, दो बार देखिए 4 दे दिया है तो ज़्यादा पॉसिबिलिटी कौन है? एक या 4 ही होगा। तो मतलब भाई 2 ऐसे गायब कर सकते हैं। जब ये कुछ नहीं जानते हो उसके लिए मैं बता रहा हूँ। जब ऊपर आपको एकदम नहीं समझ में आ रहा है क्या कौन सा होगा तो फिर आप सीधे आइए ऐसे क्वेश्चन में एलिमिनेशन मेथड लगाइए। आप कहीं ना कहीं आप 2 ऑप्शन तक पहुंच जाएंगे। वैसे यहाँ पर भी आप देख सकते हैं 3 और 2 में से कोई एक ही है। यहाँ से 4 और 1 में से कोई एक, तो अगर 4 यहाँ हो जाएगा तो जाहिर सी बात है इधर एक ही होगा। फिर ऐसे आप एलिमिनेट करके यहाँ भी पहुँच सकते हैं। बाकी ये तो कॉमन क्वेश्चन है एकदम एसएससी का। मोहिनी अट्टम का, कनक रेले, जैसे बाला सरस्वती, भरतनाट्यम का। तो ये अगर 2 ऑप्शन भी मिला लेते हैं आप तो फिर आप आसानी से इसको कर पाएंगे। बाकी मैं यहाँ पे पीडीएफ में शायद इसको दे भी दिया होऊंगा। ये देखिए ये मेरा खुद का जो नोट्स है, बहुत बढ़िया से नहीं लिखा हूँ, जल्दी जल्दी में लिख देता हूँ अपने पढ़ने के लिए। तो चलिए इसको देख लीजिए। यहाँ भरतनाट्यम से संबंधित जो जो हैं, यामिनी कृष्णमूर्ति, अलार मेलवली, नर्तकी नटराज, शोभना चंद्र कुमार, रुक्मणी देवी अरुणडेल, पद्मा सुब्रमण्यम। देखिए एसएससी में जाएंगे तो वहाँ पे ये सब देता है कि कब कब पद्म भूषण दिया गया था किस ईयर में, कब कालिदास सम्मान। तो ये आपको यहाँ पे नहीं पूछेगा। आप केवल ये जानिए किस नृत्य से, किस संगीत से कौन संबंधित है। हेमा मालिनी भी अब इससे संबंधित है। ये भरतनाट्यम से वैजयंती माला, तंजौर और बाला सरस्वती, जो कि ये अभी दिया था उसमें। तो मैं इसको शायद एग्जाम से 1-2 दिन पहले ही लिखा था, मिल भी गया था मुझे। वैसे यहाँ पे कथकली से देख सकते हैं ये पीवी बालकृष्णन, मिलेना साल्वेनी, कलामंडलम, कृष्णन नैयर, बजरंग कुंजू, कुंडा कुंचू नायर। ये इग्नू में आया था अभी जो ऊपर में दिखा रहा था। मोहिनी अट्टम, कलामंडलम, कल्याण कोयम्मा, डॉक्टर कनक रेले, देखिए ये भी आया था ऊपर। इस तरह से आप
देख सकते हैं। अब देखिए ये क्वेश्चन देता है थोड़ा सा, तो इसमें पूछेगा कि ये मृणालिनी साराभाई किससे संबंधित है, तो भरतनाट्यम और कथकली ये दोनों से संबंधित हैं। वैसे यामिनी कृष्णमूर्ति जो भरतनाट्यम और कुचिपुड़ी से संबंधित है। इंद्राणी रहमान जो है भरतनाट्यम और ओडिसी से संबंधित है। कुचिपुड़ी की ये नृत्यांगना और जो भी इससे संबंधित व्यक्ति हैं वो वेंपति चिन्ना सत्यम, पद्मा रेड्डी, राधा रेड्डी, राजा रेड्डी, वेदांतम सत्यनारायण, अपर्णा सतीशन, भामा कलापम, जोशियुला सीतारमैया, जो कि एग्जाम ये अभी पूछा था। मणिपुरी से झावेरी बहाना, अब दर्शन झावेरी और गुरु बिपिन सिंह एग्जाम में पूछता है ज़्यादातर। ओडिसी से संबंधित केलुचरण महापात्रा, सोनम माल सिंह, ये जो है सोनम मान सिंह, जो सोनल मान सिंह, ये एग्जाम में ज़्यादा पूछता है। इनका भी केलुचरण महापात्रा। वैसे आप देख सकते हैं ये एक विदेशी हैं, इलियाना सीतारिस्ती। अब एसएससी में ज़्यादातर ऐसे पूछता है। बाकी ये सत्रिय नृत्य से संबंधित है। बोर बयान जहाँ भी दिख जाए आपको सत्रिय नृत्य से समझ जाइएगा कि है ये। भाई कथक से ये अलग अलग, चलिए ये देख लीजिएगा, पीडीएफ मैं भेज दूंगा टेलीग्राम ग्रुप में, वहाँ जाके जुड़ जाइएगा, आपको ये टेलीग्राम पे मिल जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन चलिए देख लेते हैं, यहाँ से आप ये मिला लीजिएगा। अब सतत विकास संबंधित प्रसिद्ध संस्करण द लिमिट्स टू ग्रोथ किस वर्ष, अब देखिए बहुत पुराना क्वेश्चन दे दिया। अब सतत विकास अगर आप थोड़ा सा पढ़े होंगे, इसमें पंचवर्षीय योजना से संबंधित ये क्वेश्चन है। पंचवर्षीय योजना में किस पंचवर्षीय योजना का जो था वो अस्थायित्व के साथ विकास था या सतत विकास के साथ, जो लक्ष्य चौथा पंचवर्षीय योजना था, जो कब से कब तक था, 1969 से 74 तक। तो उसी समय सतत विकास का लक्ष्य रखा गया था कि अस्थायित्व के साथ विकास किया जाए पंचवर्षीय योजना में। तो ये जो क्वेश्चन है उसी से रिलेटेड है पंचवर्षीय योजना से। तो आप थोड़ा सा और कॉमन सेंस लगाएंगे तो जब पंचवर्षीय योजना चौथा था तो उसमें था अस्थायित्व के साथ विकास, और चौथा कब से कब था, तो 1969 से लेके और 74 तक। तो उसके बीच में कौन सा इसमें दिख रहा है, यही 72 दिख रहा है, तो ये होना चाहिए। ये कब पता चलेगा, जब आप जीएस थोड़ा ठीक ठाक पढ़े होंगे, तब ये आप कॉमन सेंस लगा पाएंगे। देखिए जीएस में ऐसा कि एकदम क्वेश्चन डायरेक्ट नहीं मिलता है, अब कहीं से जोड़ जाड़ के आप तब बना पाएंगे एग्जाम में, अगर दिमाग में क्लिक कर गया तो। ये चल दिया है वायसराय का द्वितीय विश्व युद्ध के समय। अब ये देखिए डायरेक्ट नहीं पूछ दिया 21 ईयर में। द्वितीय विश्व युद्ध आपको पता होना चाहिए कब हुआ था, तो कब हुआ था, 1939 से चालू हुआ था और 45 तक चला था। तो 1939 में अब कुल मिला के पूछ रहा है कि भारत का वायसराय कौन थे, तो उस समय कौन थे वायसराय, लॉर्ड लिनलिथगो थे। अब ये लुसेंट में आपको मिल जाएगा। देखिए ये हिस्ट्री से क्वेश्चन इसको मान सकते हैं, वो भी इससे आधुनिक जो भारत का हिस्ट्री इतिहास है उससे संबंधित है। ये लुसेंट में आप जाएंगे तो वहाँ से आपको ये मिल जाएगा। थोड़ा सा अगर देखना चाहें तो मैं इसको दिखा भी देता हूँ। चलिए यहीं से मैं ये है आधुनिक भारत का इतिहास, यहाँ से है ये ऊपर से ये 1884 चल रहा है। लॉर्ड कर्जन 99-95, जेम्स फोर्ड 1921, 1926। हमको पहुँचना कहाँ है, 39 तक पहुँचना है। ये 31 है लॉर्ड इरविन। देखिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इरविन समझौता हुआ था, इससे भी रिलेटेड एक क्वेश्चन आया हुआ है। उसके बाद हमको चलना है कहाँ, 39। ये देखिए आ गया 36 से लेकर 43 तक कौन था, लॉर्ड लिनलिथगो था। तो जाहिर सी बात है यही रहा होगा। जब यहाँ पे साफ साफ देखिए दिया भी है, द्वितीय विश्व युद्ध प्रारंभ हुआ इसी के शासनकाल में, समझ रहे हैं ना। यहाँ से आपको डायरेक्ट मिल जाएगा क्वेश्चन। तो लुसेंट बहुत काम का चीज़ है, आप उसको थोड़ा सा ठीक से पढ़ लीजिए। मध्यकालीन भारत का इतिहास के बाद से पढ़िएगा और आधुनिक भारत का इतिहास अगर आपके पास समय हो तो। बाकी ज़्यादा आपको हिस्ट्री पढ़ने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि आपको क्वेश्चन 1-2 मिलेगा, उसमें ज़्यादा टाइम देंगे तो उससे बढ़िया कि आप मैथ रीजनिंग पढ़ लीजिए। बाकी यदि आप पढ़ना चाहें तो ये जो आधुनिक भारत का इतिहास है वहाँ से आप इसको थोड़ा सा देख लीजिएगा ठीक से। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। ये अब अध्ययन से संबंधित दे दिया है साइंस का क्वेश्चन कि ह्यूमन ब्यूटी का जो अध्ययन है, मानव सौंदर्य है, तो वो क्या कहलाता है, तो मानव सौंदर्य का अध्ययन को कैलोलॉजी कहा जाता है।
वैसे ये अलग अलग दे दिया है, अब ये भी आपको जीएस उसमें मिल जाएगा जो लुसेंट है वहाँ से। इथोलॉजी किसका अध्ययन है? प्राणियों के व्यवहार का अध्ययन को कहा जाता है इथोलॉजी। साइटोलॉजी क्या है? साइटोलॉजी जो है आपका कोशिका से यानी सेल के अध्ययन से होता है, जो जो सेल का अध्ययन होता है उसको कहा जाता है साइटोलॉजी। ऑस्टियोलॉजी जो है, ऑस्टियो वो अब थोड़ा सा हिंदी वाला देखें तो ऑस्टियो मतलब याद करने का जो तरीका है, जो निमोनिक्स मेथड जिसे कहते हैं कि आप कैसे इसको याद कर पाएंगे। तो ऑस्टियो, ऑस्टियो माने अस्थि माने क्या होता है? हड्डी होता है। तो ये आप ऐसे याद कर सकते हैं, ये हड्डियों का अध्ययन ऑस्टियोलॉजी कहलाता है। यहाँ से आप इसको देख सकते हैं, बाकी इसको लुसेंट आप इसके लिए पर्याप्त है, वहाँ से आप देख लीजिएगा जीएस का। उसमें जो विज्ञान का पोर्शन है, विज्ञान में खास तौर से आप बायोलॉजी वाला सेक्शन ज़्यादा फोकस कीजिएगा, ज़्यादातर क्वेश्चन बायोलॉजी से ही आता है। सूरत खाना क्या है? तो ये वो स्थान जहाँ रंग चित्र पेंटिंग्स बनाए और रखे जाते हैं उसे सूरत खाना कहा जाता था। याद रहेगा तो हो जाएगा, नहीं याद रहेगा तो ये गलत हो जाएगा। चलिए ये तो दे दिया है, ये करंट में रहा होगा उस समय कि उद्घाटन कहाँ किए थे वो। अब इस समय जो उद्घाटन होगा उस पर आप जोड़ दीजिएगा, ये अब पीछे का नहीं देखना है। ऑपरेशन इराक़ फ्रीडम, ये थोड़ा सा डीप में जाकर दिया, ये कब हुआ था? 2003 से 2011 तक चला था ऑपरेशन इराक़ फ्रीडम। इसमें 40 से भी ज़्यादा देश जुड़े हुए थे। इराक, जाहिर सी बात है ये इराक में ही चल रहा था ऑपरेशन, जिसमें कि अब यूरोपियन यूनियन जो था और अमेरिका जो था वो सब मिल के, उनके साथ कई ठो देश मिल के और ये किए थे मूवमेंट। तो इसमें 40 से ज़्यादा देश शामिल थे। अब देखिए ये दे दिया है डी वाई चंद्रचूड़ सीजीआई बने थे, ये किस चौथे नंबर के सीजीआई हैं? तो ये 50वें नंबर के हैं। अब ये क्वेश्चन तो ठीक है इनके लिए, अब इससे रिलेटेड आपको लुसेंट में जाएंगे और स्पीडी में, लुसेंट सॉरी, स्पीडी में तो देखिए यहाँ से आप जो नियुक्तियाँ हैं अब उसमें आपको ध्यान देना है। जैसे ये दे दिया कि राष्ट्रपति चौथे नंबर के हैं, तो ये 15वें नंबर के हैं राष्ट्रपति। वैसे उपराष्ट्रपति जो हैं वो 14वें नंबर के हैं, प्रधानमंत्री 15वें नंबर के, तो ये आपको ध्यान देना है। वैसे ये देखिए डी वाई चंद्रचूड़ यहाँ पे साफ साफ लिखा है 50वें नंबर के थे। अब ये महान्यायवादी जो हैं ये कौन थे नंबर के? 16वें नंबर। तो इस तरह से आपको ये थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, जो ये नया नया है अभी जो बने हुए हैं। न्यायमूर्ति प्रकाश श्रीवास्तव, और आपको पता जो उपराष्ट्रपति होते हैं वही राज्यसभा के सभापति भी कहलाते हैं। बाकी लोकसभा के अध्यक्ष जो हैं वो हैं ये। तो इस तरह से देखिए सीएजी ये चौथे नंबर के बने हैं, तो गिरीश चंद्र मुर्मू। अब सब नहीं याद करना है, जो मेन है वो तो मैं इसी तरह से अब मैं लगा देता हूँ ताकि मुझे रिवीजन करने में आसानी रहे। तो आप इस तरह से आप याद कर सकते हैं। अब ये सीडीएस बने हैं, दूसरे नंबर के सीडीएस हैं, आपको पता है। तो ये अनिल चौहान एग्जाम में आ चुका है क्वेश्चन। तो ऐसे क्वेश्चन को थोड़ा आपको ध्यान से पढ़ना चाहिए। तो नेक्स्ट देखते हैं। ये दे दिया जनगणना से, देखिए ऊपर भी जनगणना से क्वेश्चन था, नीचे फिर आ गया जनगणना से। यहाँ पे दे दिया है कि 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की कुल जनसंख्या का 16.2% मुस्लिम आबादी है। तो ये सही है, ये गलत है। 14.2, देखिए यहाँ पे मैं इसमें कमेंट लिख दिया हूँ, 14.2% है जो कि मुस्लिम आबादी है। वहीं कह रहा है कि सर्वाधिक धार्मिक अल्पसंख्यक मुस्लिम मुख्य रूप से कहाँ है? जम्मू कश्मीर, पश्चिम बंगाल और केरल। तो ये ऑप्शन सही है, पहला वाला गलत है। यहाँ से हो जाएगा कथन 1 गलत, कथन 2 सही। चलिए वैसे ये भारत में इंटरनेट के जनक कौन है? तो ये देखिए इंटरनेट, अब इसको याद कैसे करना है, मैं कैसे याद किया था वो बता रहा हूँ, क्योंकि मैं पहले याद किया था इसको। इंटरनेट तो सिग्नल से इसको कर लिया था, इंटरनेट का कनेक्शन किससे कर लिया? सिग्नल से। है तो सिंगल, लेकिन सिग्नल में अपने दिमाग में याद करने के लिए कर लिया, यहाँ से तुरंत क्लिक हो जाता है, जैसे ऑप्शन में दिखाइए दिख जाता है। तो ऐसे आप भी याद कर सकते हैं कुछ क्वेश्चन जो आपको याद ना होते हो, तो इसी में से जोड़ जोड़ के इस तरह के तरीके से जीएस याद होता है। मेरा तरीका तो यही रहा है। चलिए ये दे दिया दूरी के आधार पर निकटतम से दूरतम, मतलब सबसे नजदीक कौन होता है सूर्य के और सबसे दूर कौन होता है। तो ये सीरियल नंबर सब इससे 2 क्वेश्चन पूछता है, एक तो दे देगा कि निकटतम से दूरतम या सुदूरतम, और दूसरा दे देता है कि साइज के मतलब आकार के आधार पे कौन सबसे बड़ा है, फिर उससे छोटा, फिर उससे छोटा, ऐसे मतलब आकार के आधार पे उसको व्यवस्थित करने के लिए दे देगा, और या फिर दूरी के हिसाब से। दो तरह से इसका क्वेश्चन बनता है। तो मैं इसको दिखाई देता हूँ इसी में।
यहाँ से कहाँ गया? हाँ, ये मेरा नोट और साफ दिख नहीं रहा होगा, लेकिन चलिए देख लीजिए। देखिए, सब सूर्य यहाँ पे मैं बनाया हूँ। सूर्य का सबसे पास कौन होता है? बुध होता है, फिर शुक्र होता है, फिर पृथ्वी, फिर मंगल, फिर बृहस्पति, फिर शनि, अरुण, वरुण। इंग्लिश में भी इसका नाम देख लीजिएगा, कभी कभी इंग्लिश में दे देता है। ये तो दूरी के हिसाब से है, जो कि वहाँ पूछा हुआ है, तो इस हिसाब से आप व्यवस्थित कर सकते हैं। अगर ये पूछ दिया कि साइज के हिसाब से, तो फिर ये वाले को आगे कर लीजिए। ये जितने चार दिख रहे हैं इन सब को इधर कर लीजिए, और इसमें केवल बदलना रहेगा साइज के हिसाब से। मतलब ये तो सेम टू सेम आगे हो जाएंगे। मतलब सबसे बड़ा बृहस्पति, फिर शनि, फिर अरुण, फिर वरुण, ये तो चार रहेंगे ही। उसके बाद इसमें से चेंज होता है, तो सबसे छोटा कौन है? बुध है, तो इसको लेकर चले जाएंगे अंत में। इसको भी मैं यहाँ पे कहीं लिख दिया होऊंगा जरूर। देखिए यहाँ पे पृथ्वी, मतलब ये तो चार तो इससे आ गए इधर, फिर उसके बाद पृथ्वी, फिर शुक्र, फिर मंगल, फिर बुध। तो ये सबसे बड़ा है और सबसे छोटा के आधार पे ऐसे होता है। भाई किसके कितने ग्रह हैं, अगर उसको भी देखना चाहें तो ये पीडीएफ इसमें है, टेलीग्राम पे को डाल दूंगा। अब देखिए, इसमें एक और क्वेश्चन बनता है कि कौन आंतरिक ग्रह हैं? ये जो चार ठो हैं शुरू वाले, ये आंतरिक ग्रह कहलाते हैं, और ये जो चार हैं इन्हें बाह्य ग्रह कहते हैं। फिर ये जो बीच में कहता है कि मंगल और बृहस्पति के बीच में जो ये क्या है, तो ये क्षुद्र ग्रह की पेटी है। फिर और क्या पूछ देता है कि ये गैसीय ग्रह कौन है? तो गैसीय ग्रह, ये जो बाह्य ग्रह हैं, ये गैसीय ग्रह हैं। तो इस तरह से इसमें घुमा घुमा क्वेश्चन पूछ देता है। इसको आप ध्यान देते रहिएगा, बाकी लूसेंट में भी वो क्वेश्चन मिल जाएगा। और क्या पूछा है? यहाँ दे दिया है सूर्य का क्रोड का। देखिए, सूर्य का अगर सतह का देता तो उसका आंसर कुछ होता है। ये दे दिया आंतरिक भाग, यानी उसका कोर जो होता है उसका टेम्परेचर कितना होता है। सूर्य का आंतरिक भाग का जो टेम्परेचर होता है वो 15 मिलियन केल्विन। तो यहाँ पे डिग्री सेंटीग्रेड भी दे सकता था, केल्विन भी दे दिया। तो ये देखिए, चूंकि 15 मिलियन यानी कि 1.5 करोड़ केल्विन दिया है, तो उसमें बहुत ज़्यादा डिग्री सेंटीग्रेड और केल्विन का अंतर नहीं होगा। आपको पता है कि 1 डिग्री सेंटीग्रेड, एक नहीं, 0 डिग्री सेंटीग्रेड बराबर होता है 273.15 केल्विन। तो उतना आप जोड़ेंगे भी, अब 1.5 करोड़ में 273 जोड़ेंगे तो कितना फर्क पड़ जाएगा? बहुत कम। तो उससे केल्विन दिया रहे चाहे डिग्री सेंटीग्रेड, लगभग उतना ही होगा। इसको 1.5 करोड़ केल्विन भी दे सकता है। ये किसका है? उसका कोर का है। बाकी अगर सतह का पूछेगा तो 6000 केल्विन या 6000 डिग्री सेंटीग्रेड लगभग होता है, अगर सतह का पूछेगा तो भी आपको लूसेंट में मिल जाएगा। जो भूगोल आप देखेंगे तो भूगोल में पहले पेज पे ही मिल जाएगा लगभग। 22 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या आया था। कहा कि संयुक्त राष्ट्र संघ के निम्नलिखित महासचिवों को होने का कहा। ये थोड़ा सा डीप में दे दिया। संयुक्त मतलब यूएन, जो है यूएन काउंसिल। तो उसका उसके महासचिव सबसे पहले कौन थे, फिर उसके बाद कौन आए, फिर उसके बाद इस तरह से यहाँ पे दे दिया इसको। अब यहाँ पे अरेंज करना है, तो ये तो आपको थोड़ा सा याद रहेगा तभी होगा। क्योंकि देखिए, सबसे अंत में अगर नाम आप सुने होंगे 5-6 साल से अगर पढ़ रहे होंगे, तो फिर आपको ये बान की मून तो आप पढ़े होंगे जरूर। मतलब सबसे अंत में यही आए थे, तो अंत में होगा बी। मतलब ये क्वेश्चन खत्म, ऊपर वाला ऑप्शन एलिमिनेट हो गया, नीचे वाला हो गया, बचा ये दो ठो। अब इसी दो में से करना है आपको। अब इस दो में से अब देखिए, ए खत्म कर दिए, डी खत्म कर दिए, फिर कौन बचा? दो और तीन। दो तीन में से अगर आपको कुछ नहीं इसमें से ऑप्शन कर सकते हैं आप यहाँ पे। देखिए, पहले दिया सी सी सी, तो डी एक बार, सी 3 बार, तो जाहिर सी बात है ज्यादा चांस किसका होने का? सी का। तो यहाँ से दो ही ऑप्शन बचा था, 2 और 3, इसमें से सी ही होगा, तो फिर ये वाला ऑप्शन सही रहेगा। तो इस तरह से एलिमिनेशन लगता है। आपको ये चार नहीं भी पता रहेगा, ये भी पता है यदि, तब भी आप एलिमिनेशन से इसको कर सकते हैं। तो ये थोड़ा सा ट्रिक होता है जीएस करने का, जिसमें एलिमिनेशन काम कर जाता है। बाकी इनका अगर कार्यकाल देखना चाहें तो वो कब कब कौन कौन आए थे, तो सबसे पहले कौन आए थे यहाँ से देखें तो सी यूथांट। यूथांट सबसे पहले थे। उसके बाद अभी कब आए थे? तो 1961 में आए थे यूथांट। फिर उसके बाद आए थे कर्ट वाल्डहिम। ये कब आए थे? 1972 से 81 तक रहे। फिर कौन आए थे? कॉफी अन्नान आए थे, जो कि 1997 से 2006 तक रहे थे।
उनके बाद आया था बान की मून 2007 से लेकर 2016 तक ये थे। उसके बाद अब अंत में एंटोनियो गुटरेस अभी हैं वर्तमान में। अगर पूछ देगा कि कौन है तो एंटोनियो गुटरेस हैं, जो कि 2017 से लेकर अब तक बने हुए हैं। अब यूएन का पूछ देता है कि ये कब गठन हुआ था, तो ये हुआ था 1945 में। ये भी क्वेश्चन एग्जाम में आया हुआ है, कई बार आता रहता है। तो इस तरह से आप थोड़ा ध्यान देते रहिएगा इसको। चलिए इधर दे दिया, ये बुक दे दिया है और कौन उसके राइटर हैं वो दे दिया। तो इसमें भी ये बहुत पुराना, मतलब नया नहीं है। ये तो स्पीड पोस्ट, ये आपको लुसेंट में मिल जाएगा। तो इसका कौन है, सोबार्ड है। सोबार्ड जो है वो इसके राइटर हैं। एक तो मिला लेंगे आप सी का एक, लेकिन सी का एक कितने में दिया है, 2 में दिया है। तो बाकी 2 तो एलिमिनेशन से आप गायब कर लेंगे, मतलब 2 3 तो नहीं होगा, 1 और 4 होगा। इसमें से आपको कोई एक करना है। अब 1 और 4 में से बाकी के आप यहाँ से मिला लीजिएगा। मैं इसमें लगा दिया हूँ ट्रिक। वैसे तंजानिया की प्रथम महिला राष्ट्रपति, अब देखिए आपको नियुक्तियों में आपको क्या ज़्यादा याद करना है। नियुक्तियों में अब जाएंगे तो ज़्यादातर जहाँ पे प्रथम हो और महिला हो उन्हें तो आपको एकदम याद ही करना है। चाहे वो राष्ट्रपति किसी देश का बने हो, चाहे वहाँ के प्रधानमंत्री बने हो, अगर वो प्रथम बनी है, वो भी महिला बनी है, तो फिर आपको इम्पोर्टेंट हो जाता है। और बाकी किन देशों को याद करना है, तो जिन देशों में अभी हाल चाल में कुछ, मतलब हाल ही में कोई ऐसी घटना हुई हो जो कि चर्चा में रही हो, तो वहाँ का आपको ध्यान देना पड़ेगा। या फिर यहाँ के जो राष्ट्राध्यक्ष हैं या जैसे पीएम है, अगर कहीं गए हैं दौरा पे, तो फिर वहाँ का के जो राष्ट्राध्यक्ष हैं फिर उनको आपको याद करना पड़ेगा। तो इस तरीके से कोई होता है। अब ये नहीं कि अब जितने देश दिए हुए हैं उन सब का याद कर लीजिए आप, वैसा संभव नहीं है। केवल आपको वही ध्यान देना होता है जहाँ पे हाल ही में कोई एक्टिविटी हुई है, या कोई मान लीजिए राष्ट्रपति कहीं गए हों या प्रधानमंत्री कहीं गए हों, कोई सम्मेलन हुआ हो, तो वहाँ के जो है प्रधानमंत्री या राष्ट्रपति उनको ध्यान देना होता है, मतलब उनको याद करना है। ये उस समय करंट में रहे होंगे 2022 में तंजानिया से रिलेटेड, तो वहाँ का ये पूछा है। अभी के जैसे आपका अभी कौन कौन ज़्यादा चर्चा में है, यूक्रेन ज़्यादा चर्चा में है, क्योंकि वहाँ पे आते जाते रहते हैं। रूस हो गया और इजराइल हो गया, तो ये चीज़ें आपको, ईरान हो गया, जो कि अभी चर्चा में है, बने हुए हैं। तो वहाँ से रिलेटेड जो भी होंगे तो वो आपको एग्जाम में आ सकता है। 25 नंबर दिया है कि चलिए ये तो अरब सागर का मत्स्य उद्योग क्यों नष्ट हो गया, तो इसका आंसर है विषाक्त जल, यानी कि जो अब टॉक्सिक वाटर हो गया था उसकी वजह से, जो पानी जहरीला होता जा रहा है उसकी वजह से वहाँ का मत्स्य जो है पालन वो खत्म हो रहा है। वैसे ही भारत के प्रधानमंत्री देखिए दिया है प्रथम बार, ये चूंकि किए थे, प्रधानमंत्री किए थे, तो फिर ये जाहिर सी बात है चर्चा में रहे होंगे उस समय, तो ये क्वेश्चन आया हुआ है। अब ये क्वेश्चन नहीं आएगा, अब जो हाल ही में घटना घटित हुई होंगे उनसे रिलेटेड क्वेश्चन आएगा। ये फिर देखिए आगे जनगणना, 3 क्वेश्चन आपको देखने को मिल गया जनगणना से। जनघनत्व के आधार पर इनको अब देखिए कहाँ से करना है, अधिकतम से न्यूनतम, मतलब सबसे ज़्यादा घनत्व कहाँ है, फिर न्यूनतम। तभी मैं इसको बताया था, लुसेंट में दिखाया भी था, तो आप वहाँ से मिला सकते हैं इसको। फिर ये दे दिया खेल, दे दिया उससे संबंधित ट्रॉफी दे दिया। फुटबॉल से संबंधित कौन है, क्रिकेट से संबंधित, हॉकी से, बैडमिंटन से। तो ये बैडमिंटन से संबंधित क्या है, थॉमस कप। बाकी वैसे ही आप मिला सकते हैं। डी का हो गया एक, मैं एक याद, मुझे एकदम ये याद रहता है, और कैसे याद रहता है तो थोड़ा सा आप भी देख सकते हैं। बैडमिंटन और थॉमस, थॉमस देखिए थोड़ा सा लग रहा है कि अंग्रेजी नाम है। बैडमिंटन भी ज़्यादातर अंग्रेजी जैसा ही दिखता है मुझे तो फिर ये तो मैं ऐसे रिलेट कर लेता हूँ थॉमस कप बैडमिंटन से। तो एक ही याद हो गया, अब यहाँ पे एक ही दिख रहा था डी से एक, तो डायरेक्ट वहीं पे क्लिक हो जाएगा। इस तरीके से थोड़ा सा आप याद कर सकते हैं। अब देखिए ये चर्चा में थे राकेश झुनझुनवाला, उस समय चर्चा में थे, इनका निधन हुआ था, तो ये क्वेश्चन उनसे बन गया था। अब ये क्या थे, राकेश झुनझुनवाला जो है ये शेयर मार्केट के बिग बुल कहे जाते थे, तो इसलिए चर्चा में थे, उनका निधन हुआ था उस समय, तो इससे ये क्वेश्चन बना हुआ है। वैसे ये देखिए दे दिया है डिसेंडिंग ऑर्डर में करना है, हाईवे का लेंथ, मतलब जो आपका लंबाई के आधार पे करना है उसको, और वही माने घटते क्रम में, और वही माने बढ़ते होता है, और वही माने घटते, मतलब सबसे बड़ा लंबाई किस में है, फिर उससे छोटा, फिर उससे छोटा, ये आपको करना है। तो महाराष्ट्र में सबसे ज़्यादा राजमार्गों की संख्या, मतलब लंबाई में सबसे अधिक है महाराष्ट्र, फिर उसके बाद आता है आपका उत्तर प्रदेश, फिर आंध्र प्रदेश, फिर कर्नाटक। तो ये देखिए अब ये जीएस का 30 प्रश्न था ये,
शिफ्ट एक का था, फिर शिफ्ट 2 का, वैसे ही आपको 30 क्वेश्चन है। तो चूंकि आप देख रहे हैं कि पैटर्न क्या है, मैं मेन फोकस उस पर कर रहा हूँ कि पैटर्न कैसा है, आपको किस तरीके से आपको याद करना है। अगर आप चाहें तो लुसेंट का ये पेपर दूसरा भी अपलोड ही कर दिया हूँ, यहाँ टिक लगा दिया हूँ, आप चाहें तो उसको पढ़ सकते हैं। थोड़ा सा मैं जल्दी जल्दी इसको स्क्रॉल कर रहा हूँ क्या क्या क्वेश्चन पूछा है। देखिए ये 2021 का क्वेश्चन पूछ दिया है, चूंकि ये एग्जाम हुआ है 2023 में। और लेकिन यहाँ से आप इसको कैसे कर सकते हैं, ये दे दिया कि भारत सरकार के किस मंत्रालय ने वर्ष 2021 में उन्नत रसायन विज्ञान प्रकोष्ठ के लिए राष्ट्रीय कार्यक्रम का प्रारंभ किया था। तो आप 2021 का कैसे याद रखेंगे 23 में? जाहिर सी बात है करंट अफेयर भी पढ़ेंगे 1 साल का, तो फिर ये उससे ही पहले का है। तो इसमें थोड़ा सा कॉमन सेंस लगाएंगे। अब कॉमन सेंस क्या लगाएंगे कि ये दिया है कि उन्नत रसायन विज्ञान प्रकोष्ठ, रसायन विज्ञान से संबंधित है, तो रक्षा मंत्रालय से तो कम चांस है इससे नहीं होना। ये भारी उद्योग मंत्रालय का काम जानते ही हैं, ये उद्योग से संबंधित है। इलेक्ट्रॉनिक सूचना का कोई अपना ही काम होता है, इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना से संबंधित। तो ये जो रसायन विज्ञान है, जाहिर सी बात है दिख रहा है कि विज्ञान से संबंधित कुछ होगा, तो इसका आप ऐसे कॉमन सेंस लगा के लगा सकते हैं इसका ऑप्शन। तो ऐसे भी किया जाता है, जो कि आपको अब देखिए ये क्वेश्चन दे दिया हिस्ट्री का, जो कि मुझे तो नहीं मिला, आपको मिला तो कमेंट कर दीजिएगा। ऋग्वेद में दे दिया कि अश्व यानी घोड़ा का प्रशंसा के लिए कुल कितने स्तोत्रगान समर्पित हैं। तो अब वहाँ पे अब देखिए विष्णु के लिए और अग्नि के लिए ऐसे तो देखने को मिलता है, इंद्र के लिए कितना कितना वहाँ पे वहाँ वो दिया गया है। लेकिन ये डायरेक्ट दे दिया कि घोड़ा के लिए कितनी युक्ति सूक्तियाँ हैं। तो फिर ये तो मुझे नहीं मिला, 4 या 6 में से कोई एक होगा। ये जो लगाए हुए हैं, ये 3 लगाए हुए हैं, मुझे इसका ऑफिशियल आंसर नहीं मिला। आप देख लीजिएगा, अगर आपको पता हो तो कमेंट कर दीजिएगा। तो ऐसे भी क्वेश्चन आएंगे जो कि आपको लूसेंट में भी नहीं मिलेंगे, मतलब ठीक ठाक किताब जब को पढ़ेंगे रिसर्च लेवल का तो आपको मिलेगा, या फिर आप PCS IAS का तैयारी करेंगे तो मिलेगा। तो ऐसे भी क्वेश्चन आ जाते हैं एक आध दो ठो, तो उस पर आपको घबराना नहीं है, उसको चुपचाप माइनस मार्किंग नहीं है, कुछ भी लगा के और चले आना है। फिर इधर देख लीजिए, ये दे दिया दाचीगाम पाखल घाना माधव, ये राष्ट्रीय अभ्यारण्य है। अभ्यारण्य अब दे दिया ये किसमें है, अब वहाँ लुसेंट में दिखाया था आपको, अब सीधे वहाँ पे सब मिल जाएगा, दाचीगाम भी मिल जाएगा, पाखल भी मिल जाएगा, घाना भी मिल जाएगा, माधव। तो आपको ये याद रहना चाहिए, याद रहेगा। अब चारों नहीं भी याद रहेगा, 2 भी याद रहेगा तो भी चल जाएगा, आप यहाँ से एलिमिनेशन करके उसको कर सकते हैं। वैसे ये देखिए दिया चोटियों के घटते क्रम में, चोटियों के घटते क्रम में मतलब सबसे पहले तो आपको पता होना चाहिए कि सबसे ऊंचा चोटी कौन है, फिर उससे कम ऐसे आपको करना है। तो यहाँ पे वो ये भी आपको लुसेंट का क्वेश्चन है, अब वहाँ से आप डायरेक्ट इसका ऊंचाई भी लुसेंट में मिल जाएगा। तो इसका आंसर मैं यहाँ लगा दिया हूँ। सबसे ऊंचा कौन है, गाडविन ऑस्टिन, मतलब इसी को K2 पर्वत भी कहते हैं। फिर कंचनजंगा आता है दूसरे नंबर पे, तीसरे नंबर पे आता है नंगा पर्वत, चौथे पे आता है नंदा देवी, 5वें पे राकापोसी। तो ये चीज़ें आपको याद रहना चाहिए, जो कि आपको लुसेंट में मिल जाएगा। अब ये देखिए दे दिया है एक, भारत का महान न्यायवादी भारत सरकार के प्रथम विधि अधिकारी होते हैं, जो विधि मामलों में सरकार को सलाह देते हैं तथा वह राष्ट्रपति द्वारा निर्दिष्ट विधि विषयों संबंधित अन्य कर्तव्यों का निर्वहन करते हैं। तो देखिए भारत का महान न्यायवादी जो है यानी कि अटॉर्नी जनरल हैं, ये भारत के प्रथम विधि अधिकारी होते हैं। ये बात तो सही है कि ये सलाह देते हैं और राष्ट्रपति द्वारा निर्दिष्ट विधिक विषयों से अन्य कर्तव्यों का निर्वहन भी करते हैं। तो पहला ऑप्शन सही है, ऑप्शन एक सही है। दूसरा क्या कहा है कि महान्यायवादी यानी कि अटॉर्नी जनरल जो है मंत्री परिषद के सदस्य होते हैं, तो ये सदस्य नहीं होते हैं, क्योंकि ये एक वैधानिक पद है। यहाँ पे किसी ये चूंकि आपको पता है महान्यायवादी जो हैं ये राष्ट्रपति के द्वारा नियुक्त किए जाते हैं। यहाँ पे ये कोई मंत्रिमंडल या किसी भी सांसद के या फिर मंत्रिपरिषद मंत्रिमंडल के सदस्य नहीं होते हैं। हाँ ये अब इधर जो दिया है कि बोलने का अधिकार है, वोट देने का अधिकार नहीं, तो ये सही है, परंतु यहाँ पे दे दिया है कि मंत्रिमंडल के सदस्य होते हैं, तो ये गलत है। अब डायरेक्ट अगर लुसेंट जाकर देखेंगे महान्यायवादी जहाँ पे दिया हुए हैं, तो वहाँ पे आपको सीधे मिल जाएगा इसका, कि वहाँ पे साफ साफ लिखा है कि ना महान्यायवादी ना तो संसद के और ना ही किसी मंत्रिमंडल के ही सदस्य होते हैं। तो ये आपको साफ साफ वहाँ पे मिल जाएगा। अब किस अनुच्छेद में दिया गया है महान्यायवादी का पद, तो ये भी आपको ध्यान देना है, 76वें अनुच्छेद में है। इसकी नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा किया जाता है और राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत, यानी कि राष्ट्रपति जब तक चाहेंगे तब तक इनको रखेंगे, फिर जब चाहेंगे इनको हटा देंगे।
वहीं थोड़ा सा अंतर होता है CAG। देखिए CAG और अटॉर्नी जनरल दोनों में अंतर होता है। CAG का पद जो है वो अनुच्छेद 148 से 151 में दिया हुआ है। अब CAG का जो कार्यकाल होता है वो 6 वर्ष का होता है या 65 वर्ष, जो भी पहले हो जाए। तो अब CAG को हटाने के लिए डायरेक्ट राष्ट्रपति नहीं हटाता है, उसके लिए संसद के दोनों सदन में चर्चा होता है, फिर उसके बाद वहाँ से हटाने का विधि होता है। लेकिन महान्यायवादी को डायरेक्ट राष्ट्रपति हटा सकते हैं। ये चीज़ें थोड़ा सा ध्यान देना है, आपको लूसेंट पढ़ेंगे ठीक से थोड़ा सा तो मिल जाएगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन अगर देखें तो अब ये दे दिया है कि भाषाओं से संबंधित, ये अब दे दिया कि इसमें कौन सबसे पहले आया, आरोही क्रम में करना है, मतलब सबसे पहले कौन आया, फिर उसके बाद कौन आया, फिर उसके बाद, तो इस तरह से। तो ये लूसेंट में देखिए ये शास्त्रीय भाषाएं हैं, आपको लूसेंट में भी ये पूरा ऐसे नहीं मिलेगा, क्योंकि मेरे पास मैं अलग अलग चीज़ें पढ़ता रहता हूँ दूसरे दूसरे एग्जाम के लिए। तो मेरे पास एक है GS का है, वहाँ से इसको मैं दिखा दे रहा हूँ। देखिए यहाँ पे ये GS वर्ल्ड का PDF है, RO के लिए मैं लिया हूँ। अभी यहाँ पे देखिए साफ साफ दे दिया एकदम, कितने भाषाएं हैं आपको पता है, अनुच्छेद 50 क में है, 7वां संविधान संशोधन अनुच्छेद 1956 के द्वारा, जो ये यहाँ पे राष्ट्रभाषा तो वैसे कुछ है नहीं, राजभाषा के नाम से जाना जाता है, तो वो ये दिया हुआ है यहाँ पे पूरा इस अनुच्छेद में। अब उससे कौन कौन कब जोड़े, 21वें संविधान संशोधन 1967 में सिंधी भाषा को जोड़ा गया था। फिर 71वें संशोधन द्वारा 1992 में कोंकणी, मणिपुरी, नेपाली, ये ऐसे डायरेक्ट दे देता है स्टेटमेंट। अब किस अनुच्छेद में, तो किस अनुसूची में, 8वीं अनुसूची में ये सब है। 92वें संविधान संशोधन 2030 के द्वारा बोडो, डोंगरी, मैथिली, संथाली जोड़ा गया था, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अब यहाँ पे देखिए एकदम पूरा सीरियल नंबर दे दिया, तमिल 2004 में, संस्कृत 2005, कन्नड़ 2008, तेलुगु 2008, मलयालम, उड़िया, तो ये पूरा सीरियल नंबर से यही वहाँ पे आपको देखने को मिल जाएगा। देखिए यहाँ पे दिख रहा है ना, पूरा आप वहाँ से अब ऐसे देख सकते हैं। चाहेंगे तो मैं PDF दे दूंगा, ये टेलीग्राम में जुड़ जाइएगा, जो भी चीज़ ज़रूरत हो वहाँ पे आप कमेंट करेंगे, तुरंत दे दिया जाएगा। तो चलिए नेक्स्ट वैसे ही देख लीजिए, ये दे दिया अवसादी शैल, ये भी आपको जो भूगोल है लूसेंट को वहाँ मिल जाएगा। उसमें कहा है कि पेट्रोलियम निक्षेप भंडार होता है, तो हाँ इसमें ये होता है, पहला कथन सही है। अब ये सहारा मरुस्थल के शुष्क हवा को हरमट्टन कहा जाता है, ये भी सही है, दोनों इसका कथन सही है। उसके बाद देख लीजिए राज्यसभा के संबंध में कौन सा कथन असत्य है। अब ये भी थोड़ा ध्यान देना होता है एग्जाम में, कि अब सोचें कि सत्य ही पूछा है, एक ही लगा के चले आएंगे गलत करके, तो यहाँ पे ये ध्यान देना है, ये कौन सा रॉन्ग है, आपको राइट नहीं चूज करना है, आपको नॉट करेक्ट चूज करना है। तो यहाँ देखिए ये कहा है कि संसद का उच्च सदन है, तो ये सही है। राज्यसभा जो होता है उसे संसद का उच्च सदन कहा जाता है। इसे वृद्ध सदन भी कहते हैं, क्योंकि इसमें मतलब ज़्यादा एजेड होते हैं लोग, जो भी होते हैं। राज्यसभा को भंग किया जा सकता है, तो ये गलत है, भंग नहीं किया जा सकता है राज्यसभा को। तीसरा दिया कि माननीय उपराष्ट्रपति राज्यसभा के पदेन सभापति होते हैं, तो ये मैं पहले ही बताया था कि जो उपराष्ट्रपति होते हैं वही पदेन सभापति भी होते हैं। और राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल 6 वर्ष होता है, ये भी सही है। तो जो गलत पूछा था इसमें, तो ये इसका 2 हो जाएगा। वैसे ही देखिए यहाँ पे साइंस से क्वेश्चन दे दिया कि चार्ल्स का नियम, बॉयल का नियम, अवोगाद्रो गैस नियम, गैलुसेक का नियम। इसमें यहाँ पे देखा है कि द्रव्यमान, निश्चित द्रव्यमान का आयतन उसके परम ताप के समानुपाती होता है, यानी कि आयतन जो है, वॉल्यूम जो है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू उसके टेम्परेचर का है, किस पर, निश्चित दाब पर। तो ये किसका नियम होता है, अगर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का है तो मतलब आयतन V डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू T जो होता है वो कौन सा होता है, चार्ल्स का नियम होता है। अगर V इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू P यानी कि V प्रोपोर्शनल टू 1/P जो होता है वो होता है बॉयल का नियम। तो इसको मैं कैसे याद किया था, तो बॉयल या बैल, ऐसे मतलब ये ना सोचिएगा मैं नाम गलत कर रहा हूँ, मैं ऐसे याद करने के लिए मैं ऐसे अपने दिमाग में रख लेता था कि बैल का नियम है, बैल का काम उल्टा होगा कुछ, ये उल्टा मैं कर दिया था कि V
प्रोपोर्शनल टू 1/p, मतलब p को उल्टा कर दिया था। अब याद करने का तरीका है, अब ये ना समझिए कि मैं कुछ गलत नहीं कर रहा हूँ। ऐसे याद करने आप भी ऐसे कर सकते हैं अपने दिमाग में। चार्ल्स का नियम एकदम सीधा सीधा है, बॉयल का नियम उल्टा है, मतलब 1/p है और निश्चित टेम्परेचर पे यानी कांस्टेंट टेम्परेचर पे होता है। तो इस तरीके से आप याद कर सकते हैं, ये भी आपको लूसेंट में मिल जाएगा। फिर यहाँ दिया हरित क्रांति कब प्रारंभ हुआ, 5वें पंचवर्षीय योजना में। अब देखिए पंचवर्षीय योजना से संबंधित इसमें क्वेश्चन आए हुए हैं दोनों शिफ्ट में, तो आप उसको थोड़ा ध्यान दीजिएगा। पंचवर्षीय योजना आपको लूसेंट में मिल जाएगा, वहाँ से इसको पढ़ लीजिएगा। तो हरित क्रांति का प्रारंभ कह रहा है कि 5वीं पंचवर्षीय योजना में हुआ, तो ये गलत है। हरित क्रांति का जो प्रारंभ हुआ था भारत में अगर कहा जाए तो ये 30वीं पंचवर्षीय योजना के समय हुआ था, 1966-67 के आसपास, जो कि उस समय 30वीं पंचवर्षीय योजना चल रहा था। अगर पूछ दे कि जो इसके जनक हैं और भारत में कौन कहे जाते हैं, तो भारत में MS स्वामीनाथन कहे जाते हैं, और ओवरऑल जो है वो नॉर्मन बोरलॉग कहा जाता है, को कहा जाता है, जो अमेरिकी थे, उनको शांति के क्षेत्र में नोबेल प्राइज भी दिया गया था। ये भी आपको चीज़ें ध्यान रखनी चाहिए। दूसरा दिया है कि 1920 में बड़ौदा क्षेत्र में भारत में पहली बार चकबंदी का कार्यान्वयन हुआ। तो ये कथन जो है वो सही है, पहला कथन गलत है, 30रे पंचवर्षीय होना चाहिए। अब देखिए ये 11 नंबर दे दिया है कि खेलो युवा यूथ गेम, तो ये अब नहीं आएगा। अभी जो हुआ होगा करंट में, आप वहाँ जाइएंगे स्कूल में, तो वहाँ से आपको मिल जाएगा। करंट में जो होगा उसको आपको पढ़ना है। अब देखिए SSC कब ग्रुप B और C से जो इंटरव्यू था उसको खत्म कर दिया, तो ये 2016 में खत्म किया था। ये SSC का क्वेश्चन उठा के दे दिए होंगे प्रीवियस ईयर्स का। चलिए यहाँ से देखिए ये दिया हुआ है मानव विकास में आय का उपागम, फिर कल्याणकारी उपागम, मूलभूत आवश्यकता उपागम, क्षमता उपागम। ये आप थोड़ा सा कॉमन सेंस लगाएंगे तो हो जाएगा। देखिए मूलभूत आवश्यकता क्या है, आप ऐसे भी सुनते होंगे आम जनता के मुंह से, मूलभूत आवश्यकता क्या है, कपड़ा रोटी और मकान ऐसे कहा जाता है ना। तो मूलभूत आवश्यकता वही है, भोजन हो गया, जल आपूर्ति, आवास हो गया, वही घर मकान जिसको कहते हैं, कपड़ा रोटी और मकान, ये मूलभूत आवश्यकता हो गया। तो यानी कि सी का होगा 2, सी का 2 लगा दीजिए कहीं। अब देखिए एक ही है भी, सी का 2, यहाँ से ये हो जाएगा। बाकी और आप वैसे यहाँ से पढ़ के लगा सकते हैं अलग अलग। थोड़ा सा भी इसको पढ़ेंगे दोनों को तो आप मिला लेंगे, ऐसे ये याद करने वाला चीज़ नहीं है। तो कुछ चीज़ें देखिए GS में आप वहीं पे रह के कॉमन सेंस लगा के कर सकते हैं, ये नहीं कि सब किताब से ही पढ़ के ही नहीं होता है। क्वेश्चन नंबर 14 जो है वो दिया है कि चलिए हिंदी वाला ही देख लेता हूँ। REC इंग्लिश में देखिए REC लिमिटेड जो ये कह रहा है कि 10th कंपनी है कौन, महारत्न कंपनी। तो आपको पता है कि महारत्न अभी जो करंट में जो है महारत्न कंपनियों की संख्या 13 है, जो कि लूसेंट में आपको मिल भी जाएगा। और कह रहा है कि ये जो है REC लिमिटेड ये 10वीं कंपनी बनी थी महारत्न कंपनी। फिर ये कह रहा है कि ये जो है इसका फुल फॉर्म दिया इधर, रूरल इलेक्ट्रिफिकेशन कारपोरेशन। ये क्या है, ये कब हुआ था, ये इस मतलब 21 सितंबर 2022 को हुआ था, क्योंकि ये करंट में उस समय था। तो ये तो सही है कि ये 21 सितंबर 2022 को ये आया था, मतलब इसको किया गया था, महारत्न कंपनी का दर्जा दिया गया था। लेकिन ये जो दिया है 10वां ये था, ये गलत है। अभी देखिए करंट में 13 हो चुके हैं, वो यहाँ पे स्पीड में आप जाएंगे यहाँ से आप देख सकते हैं, शुरू में ही था इसमें महारत्न कंपनियाँ। ये देखिए महारत्न कंपनियाँ दिया हुआ है, कुल कितने हैं, 13 है। इसके प्रमुख भी दिया हुआ है, तो प्रमुख आपको नहीं ध्यान देना है, जो नया नया है अभी उसका प्रमुख आपको ध्यान देना है। यहाँ देखिए REC यही वाला दिया था ना, ग्रामीण विद्युतीकरण निगम, तो ये चौथे नंबर का है, वहाँ पे दिया था कि 10वें नंबर का है। चूंकि कुल 13 है, यानी कि ये 13वां नंबर है, ये 12वां नंबर। तो REC जो है ये 10वें नंबर नहीं 12वें नंबर का जो है महारत्न कंपनी है। अब 13वां नंबर पे कौन आ गया है, ऑयल इंडिया लिमिटेड, जिसके जो है यहाँ से आप प्रमुख रंजीत रथ हैं। तो ये भी आपको याद रखना चाहिए, ये इम्पोर्टेंट है अभी के लिए। ऑयल इंडिया लिमिटेड जो कि 13वें नंबर पे महारत्न कंपनी बनी है। कुल महारत्न कंपनी भाई इस समय भारत में कितने हो गए हैं, 13 हो गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, ये देखिए अंतर्राष्ट्रीय, वही है क्या, अच्छा ये अलग है। अंतर्राष्ट्रीय इलेक्ट्रोटेक्निकल कमीशन जो है एक वैश्विक निकाय इलेक्ट्रिक वाहनों और उससे। अब देखिए इलेक्ट्रिक वाहन से क्यों दे दिया है, क्योंकि आपको पता है कि 2020 19 20 21 जो है कोरोना काल चल रहा था, उस समय जो
वाहन है, ज़्यादातर उसमें मतलब बिक्री कम हुआ था, मतलब घाटा हो रहा था बहुत कंपनियों को, तो उस समय चर्चा में था ये, इस वजह से ज़्यादातर दे दिया है। फिर इलेक्ट्रिक व्हीकल के ऊपर शिफ्टिंग भी हो रहा था बीच में, इस वजह से ये क्वेश्चन चर्चा में था, मतलब जो ये टॉपिक है इस वजह से ये क्वेश्चन आ गया है उस समय। अभी के लिए ये इम्पोर्टेंट उतना नहीं है। बाकी अगर देखना चाहें तो ये इलेक्ट्रो टेक्निकल नाम से भी आप समझ सकते हैं कि इलेक्ट्रो टेक्निकल मतलब इलेक्ट्रो से संबंधित होगा कुछ, तो ये इलेक्ट्रिक वाहन संबंधित ये ऑप्शन सही है। दूसरा ARAI, ये करके वाहनों और उनके विभिन्न अवयवों के लिए मानक स्थापित करने वाली संस्था है। तो ARAI अगर आप फुल फॉर्म इसका जानते रहेंगे तो इसको आप कर सकते हैं। इसका फुल फॉर्म होता है ऑटोमोटिव रिसर्च एसोसिएशन ऑफ इंडिया। इसका गठन हुआ था 1966 में। इसका हेडक्वार्टर पुणे में है। तो ये ARAI नाम में ही है ऑटोमोटिव, तो ये जाहिर सी बात है ये वाहनों का से संबंधित ही होगा। ये ऑप्शन सही है, दोनों ऑप्शन इसके सही है। अब यहाँ दे दिया है कि नाटो का सदस्य कौन बना है। मैं शुरू में ही बताया कि चर्चा में उस समय था नाटो, क्योंकि यूक्रेन युद्ध चल रहा था, तो इस वजह से ये कुछ ज़्यादा ही चर्चा में था। तो यहाँ पे आपको पता है कि इसका 31वां जो सदस्य बना था वो कौन बना था, तो फिनलैंड बना था। बाकी वो अभी यूक्रेन भी जा रहा था उसमें जुड़ने के लिए, लेकिन तब तक रूस तब से इस पे लगातार बमबारी कर ही रहा है, अभी तक चल रहा है ये युद्ध। ये फिनलैंड था जो कि 31वां नंबर का वो जाके बन गया। पहले 30 थे नाटो में, अब 31 हो गए हैं। 17 नंबर का देखिए, ये डे दे दिए। अब देखिए यहाँ पे डायरेक्ट एक नहीं दिया, आपको ये सब याद रहना चाहिए तब आप इसको कर पाएंगे। कह रहा है कुछ विशेष दिवसों को वर्ष के प्रारंभ से शुरू करते हुए व्यवस्थित कीजिए, मतलब सबसे पहले कौन आता है, फिर उसके बाद सबसे अंत में कौन। ये आपको सबको पता होना चाहिए, मतलब जितने भी डेज हैं। पहले दिया है कि शिक्षक दिवस कब मनाया जाता है, 5 सितंबर को। विश्व पर्यावरण कब मनाया जाता है, तो 5 जून को मनाया जाता है। भारतीय वायुसेना दिवस कब मनाया जाता है, 8 अक्टूबर को मनाया जाता है। विश्व एड्स दिवस कब मनाया जाता है, तो 1 दिसंबर को मनाया जाता है। और राष्ट्रीय युवा दिवस कब मनाया जाता है, तो 12 जनवरी को मनाया जाता है। तो आप अगर ये याद रहेगा तो आप आसानी से इसको कर सकते हैं। बाकी थोड़ा सा अगर नहीं याद है, वैसे तो ये तो कॉमन चीज़ है, ये लूसेंट ये या स्पीडी में आपको मिल जाएगा, ये आसानी से आप याद कर लीजिएगा इसको, डेज एंड थीम्स जो हैं उससे संबंधित। 18 नंबर वैसे ही देखिए ये दे दिया है, ये थोड़ा सा पुराना क्वेश्चन, मतलब इसमें जोड़ जाड़ के दे दिया है कि जो इंडियन सैटेलाइट्स हैं वो कब कब लॉन्च किए गए, तो उसको करना है एक ऑर्डर में। सबसे पहले कौन लॉन्च हुआ, फिर उसके बाद कौन सा लॉन्च हुआ, फिर उसके बाद, तो ऑर्डर में इसको आप अगर जानते रहेंगे तो सबसे पहले तो आपको पता ही है कि आर्यभट्ट सबसे पहले हुआ था, तो यहाँ पे आर्यभट्ट तो पहले होगा ही, मतलब पहला और चौथा में से कोई एक होगा, दो को ऐसे एलिमिनेट कर दीजिए। दूसरे नंबर पे आपको याद रहना चाहिए कि बी पहले कि सी पहले, मतलब इनसेट आईवी पहले हुआ था या पहले भास्कर सेकेंड हुआ था। तो इसका देखिए आर्यभट्ट हुआ था 1975 में आर्यभट्ट लॉन्चिंग हुआ था। दूसरे नंबर पे भास्कर सेकेंड है जो कि 1981 में हुआ था। तो इसका सी होगा यहाँ से। तो इस तरह से आप बाकी का इनसेट 1B जो है वो 1983 में हुआ था। सरोस 1 जो है 1987 में हुआ था। इनसेट 1C जो है 1988 में हुआ था। तो आप वो तिथि तो वैसे भी आपको याद होगा नहीं, लेकिन थोड़ा सा कॉमन सेंस है तो ये तो आपको याद रहेगा कि सबसे पहले आर्यभट्ट हुआ था। तो थोड़ा सा आप इन दोनों में से 50-50 लगा सकते हैं, माइनस मार्किंग तो आया नहीं। तो इस तरीके से आप ऐसे क्वेश्चन को आप ऐसे ही वहाँ पे लगाएंगे। आप एकदम ये याद नहीं रहेगा फिर भी आपको करना है, और कैसे करना है वो मैं बताता जा रहा हूँ। और वैसे देखिए प्रधानमंत्री केंद्रीय हिंदी समिति के अध्यक्ष हैं। अब ये दे दिया कि ये कब स्थापित हुआ था, तो आपको पता, देखिए समितियां जितने हैं मतलब भारत से जो कि चर्चा में रही हैं, तो उनको उनका गठन ईयर कब हुआ, उसके अध्यक्ष कौन है वर्तमान में, पहले अध्यक्ष कौन हुआ मतलब एकदम पहले नंबर पे अध्यक्ष कौन है थे, तो वो सब चीज़ें आपको ध्यान रहना चाहिए कि 1967 में था केंद्रीय हिंदी समिति बना हुआ था। बाकी ये आ गया वायुमंडल के उड़ान के लिए वायुमंडल के कौन सी परत जो है आदर्श मानी जाती है। तो आपको पता है कि जो ये अलग अलग मंडल हैं, सबसे नीचे क्षोभ मंडल होता है, फिर उसके बाद आता है समताप, फिर मध्य, फिर अयन, फिर बहिर, ऐसे अलग अलग करके।
तो समताप मंडल आपको पता है कि वायु मतलब जो एरोप्लेन्स हैं उनके लिए ये माना जाता है आदर्श, क्योंकि आपको पता है समताप में ना आंधी तूफान कुछ नहीं आता है। क्षोभ मंडल में आंधी तूफान बारिश सब इसी में होता है, बादल भी हेलीकॉप्टर इसी में उड़ते हैं। मध्य मंडल में आप उल्का पिंड, इससे क्वेश्चन पूछता है कि उल्का पिंड किस में आते हैं, मध्य मंडल में आते हैं। अयन मंडल में आपको जितने जो सैटेलाइट्स जो होते हैं, मतलब जहाँ जैसे आप टेलीविजन देखते हैं तो वहीं से जो रेडिएशन है वो वापस टकरा के आता है अयन मंडल से। जितने सैटेलाइट होते हैं वो इसी के आसपास किए जाते हैं, जो जियो सैटेलाइट होते हैं पृथ्वी के चारों तरफ घूमने वाले। अब देखिए यहाँ से दिया है ये राज्यों के नाम और राज्यसभा में प्रतिनिधित्व। अब हाँ, यहाँ से एक क्वेश्चन बन सकता है। ये चूंकि उस समय चुनाव हुआ होगा यहाँ पे, तब ये क्वेश्चन बना होगा। अभी देखिए आपको पता है कि 5 राज्यों में विधानसभा के चुनाव हुए हैं। अब उन विधानसभा के चुनाव में कितने सीट हैं किस राज्य के, कौन वहाँ का चुनाव जीता है किस पार्टी से, और कितने विधानसभा की सीट है वो आपको पता होना चाहिए। आपको पता है किस किस राज्य में हुआ है, तो एमपी में हुआ है, राजस्थान में हुआ है, तेलंगाना में, छत्तीसगढ़ में, मिजोरम में, 5 जगह हुआ है। अब कौन कौन कहाँ कहाँ जीता है तो वो आप थोड़ा ध्यान दे लीजिएगा। स्पीडी में आपको मिल जाएगा वो, तो वहाँ से क्वेश्चन बन सकता है। अब स्पीडी में आपको लोकसभा का सीट, विधानसभा का सीट तो दिया हुआ है, लेकिन आपको राज्यसभा का सीट नहीं दिया है, तो राज्यसभा का सीट आप ढूंढ लीजिएगा। नहीं ढूंढ पाएंगे तो मैं बता भी देता हूँ। देखिए मध्य प्रदेश में 11 है, राजस्थान में 10 राज्यसभा की सीट, तेलंगाना में 7, छत्तीसगढ़ में 1, मिजोरम में सॉरी छत्तीसगढ़ में 5, मिजोरम में 1। अब मिजोरम का बहुत कई बार एग्जाम में आया हुआ है कि मिजोरम में कितने हैं या सबसे कम सीट किस में है राज्यसभा के, तो वहाँ मिजोरम ऐसे ऑप्शन में दे देता है। ये आपको पता होना चाहिए। और कौन कहाँ का मुख्यमंत्री बना है ये भी आपको ध्यान होना चाहिए, जो कि आप स्पीडी में जाएंगे वहाँ पे सीधे मिल जाएगा। 5 राज्य जो जो बताए कौन कौन, जहाँ पे अभी भी जस्ट अभी राज्य चुनाव हुआ है विधानसभा का, एमपी, राजस्थान, तेलंगाना, छत्तीसगढ़ और मिजोरम, तो वहाँ से आपको याद रखना चाहिए कम से कम उनके कौन कौन बने हुए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 22 नंबर, यहाँ से दे दिया क्रिकेट से संबंधित 500 से अधिक विकेट कौन लिए हैं, अनिल कुंबले ने ये लिए थे। बाकी 23 नंबर देख लेते हैं। यहाँ साइंस से रिलेटेड दे दिया कि डायोड बल्ब किसने बनाया था, ट्रायोड बल्ब किसने बनाया था, रेडियो एक्टिविटी किससे संबंधित है, फोटोग्राफिक पेपर किनसे संबंधित है, तो साइंटिस्ट इधर नाम दिया है। तो रेडियो, देखिए रेडियो एक्टिविटी तो पता है हेनरी बेकुरल, ये बहुत कॉमन क्वेश्चन है, ये आता रहता है, तो सी का हो जाएगा 4। सी का हो गया 4। अब देखिए 2 तो ऐसे गायब हो गए, 1 और 3 यही होगा, तो 1 और 3 से मिला दीजिएगा, मतलब डायोड बल्ब का हो गया सर जेम्स फ्लेमिंग। और उसके बाद अब देखिए 4 हो गया इसका, सी का 4, और 1 हो गया 3। बचा बी, बी का या तो 1 होगा या तो फिर यहाँ से अलग अलग दिया हुआ है, तो बी का यहाँ पे 1 ही है। ट्रायोड बल्ब जो है वो ली डी फॉरेस्ट के द्वारा बनाया गया था, ये अब यहाँ मिलान किया हूँ मैं, देख लीजिएगा इसको। 24 नंबर दिया है कि भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त के को पद से किसके द्वारा हटाया जाता है। ये तो बहुत कॉमन क्वेश्चन है, शुरू में बताया भी था कि चाहे मुख्य चुनाव आयुक्त हों, चाहे महान्यायवादी हों, चाहे जितने भी संवैधानिक पद हैं, उनमें ज़्यादातर जो उनको हटाने का और नियुक्ति का जो कार्य है वो राष्ट्रपति के हाथ में ही होता है। यहाँ से आप इसको तो आप लगा सकते हैं कि मुख्य चुनाव आयुक्त जो हैं वो राष्ट्रपति के द्वारा हटाए जाते हैं। और क्या दे दिया, चलिए ये दे दिया कि भारत के राष्ट्रपति द्वारा वित्त आयोग का गठन 1951 में किया गया। वित्त आयोग का सर्वप्रथम अध्यक्ष कौन थे, तो ये लुसेंट में आपको सीधे मिल जाएगा। वित्त आयोग आपको पता है कि ये वित्त आयोग जो है वो कौन से अनुच्छेद में, वित्त आयोग का जो गठन है वो अनुच्छेद 280 में आता है, जो कि भाग 12 में है। इसको भी आपको, ये बहुत कॉमन क्वेश्चन है, एग्जाम में आता रहता है। बाकी आप स्पीडी में यहाँ देख सकते हैं, ये अभी जो भी आपको पता है वित्त आयोग जो है नया गठन हुआ है 16वां वित्त आयोग, तो उसके कौन बने हैं वो भी आपको पता होना चाहिए। 16वां वित्त आयोग जो बना है उसके अध्यक्ष कौन बनाए गए हैं, अरविंद पनगड़िया बनाए गए हैं, जो कि जो इस 16वां वित्त आयोग है 2026 से अपना काम करेगा। ये पहले उसमें केसी नियोगी हुए थे जो सर्वप्रथम थे अध्यक्ष वित्त आयोग के।
अभी जो ये करंट में जो है 16वें वित्त आयोग के अध्यक्ष, वो आपको ध्यान रहना चाहिए, इस पीडी में दिया है, उसको सही से याद कर लीजिएगा। अरविंद पनगड़िया जो 16वें वित्त आयोग के अध्यक्ष हैं। वैसे देखिए 26 नंबर क्वेश्चन जो है, अब देखिए यहाँ दे दिया ब्लड ग्रुप से संबंधित। ब्लड ग्रुप से संबंधित 2 क्वेश्चन आते हैं, 2 क्या 3 क्वेश्चन इससे आते हैं। कैसे आते हैं देखिए, एक तो दे देगा कि कौन सा ग्रुप का है किसी को, तो किसको दे सकता है या किससे ले सकता है रक्त, मतलब रक्त का आदान प्रदान। दूसरा क्वेश्चन ऐसे बनता है कि अगर माता का ब्लड ग्रुप ए है या फिर पिता का ब्लड ग्रुप बी है, तो दोनों का जो क्रॉस होगा तो उससे जो संतान उत्पन्न होगी तो उसका ब्लड ग्रुप कौन सा होगा। तो ये दूसरा क्वेश्चन इस टाइप से बनता है। बाकी एंटीजन और वो एंटीबॉडी से संबंधित एक क्वेश्चन बनता है। ये देखिए यहाँ पे दे दिया है कि यदि माता पिता का रक्त समूह जो है वो ए और बी है, मतलब एक का ए है दूसरे का बी है, तो जो संतान उत्पन्न होगा तो उसका क्या समूह हो सकता है। देखिए ए अगर एक का है दूसरे का बी है, तो फिर उसका है वो ए हो सकता है, ओ हो सकता है, बी हो सकता है, ए बी हो सकता है, मतलब ये चारों हो सकता है जो कि संतान जो उत्पन्न होगा उसमें ये चारों समूह संभव है। देखिए इसका थोड़ा सा ट्रिक क्या है, कैसे आप इसको याद कर पाएंगे। ये तो चूंकि लूसेंट में साफ साफ मिल जाएगा, सबको क्रॉस करा करा के दिखाया गया होगा कि ए रहेगा फिर ए बी रहेगा तब कौन सा उत्पन्न हो सकता है, ओ रहेगा ए रहेगा तब कौन सा हो सकता है, ए बी रहेगा ए बी रहेगा तब कौन सा हो सकता है। लेकिन आपको याद कैसे करना है, तो थोड़ा सा ट्रिक मैं जिस हिसाब से याद किया हूँ, देखिए यदि ए बी रहेगा, मान लीजिए कि माता और पिता में से किसी में से एक का ए बी ग्रुप है, देखिए ए बी एक साथ, तो ए बी रहेगा तो ओ कभी नहीं उत्पन्न होने देगा, है ना। जो संतान उत्पन्न होगा उसमें ओ ग्रुप कभी भी नहीं हो सकता है। अगर ए बी है किसी भी एक का, माता का हो या पिता का हो, यदि ए बी ग्रुप है तो उसका जो संतान होगा उसमें ओ ग्रुप कभी नहीं हो सकता है। या फिर अगर इन दोनों में से किसी का ओ है, चाहे माता का चाहे पिता का, किसी का ओ ग्रुप है, तो फिर उसका जो संतान होगा उसमें ए बी कभी भी नहीं हो सकता है। ये 2 चीजें आप कंसेप्ट दिमाग में रखिए कि अगर ओ होगा तो ए बी नहीं होगा, अगर ए बी होगा तो फिर ओ नहीं होगा। अगर दोनों एक साथ मान लीजिए कि पिता का ओ है माता का ए बी है, तब तो ना तो ओ होगा ना ए बी होगा, अलग अलग ए और बी हो सकते हैं। ये थोड़ा सा कॉमन चीज है जो कि आप लूसेंट पढ़ेंगे तो आपको दिमाग में आ जाएगा। याद कैसे करना है वो मैं बता दिया कि अगर ओ होगा तो ए बी नहीं होगा संतान में, अगर ए बी होगा तो फिर संतान में ओ नहीं होगा, आगे सब होंगे। 27 नंबर देखिए, यहाँ से दिया हुआ है, ये क्रोमोसोम्स दे दिया कि किसमें कितने ज़्यादा हैं क्रोमोसोम्स, उसके आधार पर इसको व्यवस्थित करना है। कहाँ से कैसे करना है कि मतलब बढ़ते हुए क्रोमोसोम, मतलब सबसे कम किसमें है, फिर उसके बाद ज़्यादा किसमें है, फिर उससे ज़्यादा किसमें क्रोमोसोम्स हैं। क्रोमोसोम्स माना वही गुणसूत्र जो होता है, आपको पता है कि जो मनुष्य में कितने जोड़ी है, तो 23 जोड़ी होते हैं, कुल मिला के 46। तो इसमें वैसे ही आपको करना है, तो ये मैं यहाँ पे व्यवस्थित कर दिया हूँ। सबसे कम खरगोश में कितने होते हैं, तो 22 जोड़े होते हैं, कुल मिला के 44। फिर चिंपैंजी आता है, चिंपैंजी में 24 जोड़े, कुल मिला के 48 होते हैं। घोड़ा में 32 जोड़ा होता है यानी कि 64। कुत्ता में 39 जोड़ा यानी कि 78। कबूतर में 40 जोड़ा यानी कि 80 गुणसूत्र होते हैं। तो ये आप इसको याद रहेगा तो कर पाएंगे, वैसे जाहिर सी बात है याद तो किए नहीं होंगे, मैं भी नहीं किया हूँ वैसा। तो ये थोड़ा सा कॉमन सेंस ही लगाना पड़ेगा, यहाँ पे कुछ भी लगा के ही आना पड़ जाएगा। 28 नंबर देखिए, कह रहा है कि ये अभी देखिए उस समय करंट में था तो ये पूछ दिया है, अभी ऐसा क्वेश्चन नहीं है। अभी जो इस समय होंगे मेजबानी, मतलब जो भी आपको पता है G20 हुआ था भारत में, तो वो इम्पोर्टेंट है। I2U2 होता है, ब्रिक्स होता है, आसियान कंट्री है, तो वो सब चीज़ें आपको याद रहना चाहिए। उसको मैं दिखा भी दे रहा हूँ आपको कहाँ से पढ़ना है। इसको पहले जल्दी जल्दी थोड़ा सा खत्म कर दे रहे हैं। 29 नंबर है आपका। वायु, ये तो बहुत कॉमन क्वेश्चन है कि वायु दाब यानी कि बैरोमीटर जो है उसका यदि पाठ्यांक अचानक से गिरता है तो उसका क्या संकेत होता है। उसका संकेत होता है कि आंधी तूफान आने वाला है, मतलब संभावना होता है आंधी तूफान का, तभी वो गिरता है पाठ्यांक। यहाँ जब देखिए अभी मैं ऊपर बात कर रहा था इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन और हेडक्वार्टर उनके, मतलब यूरोपियन संगठन, ब्रिक्स, अफ्रीकी संगठन, आसियान, तो इन सब के कहाँ कहाँ मुख्यालय है वो आपको पता होना चाहिए। और उसके साथ साथ आप कितने कितने कंट्री हैं उसमें, वो भी आपको पता होना चाहिए। आपको बताया आसियान का कहाँ है, यहाँ से मैं लगा दिया हूँ, आसियान का डी का
3 आसियान का जो मुख्यालय वो जाकार्ता में है। ब्रिक्स का अगर देखें तो ब्रिक्स का शंघाई, उसके बाद अफ्रीकी का अदिस अबाबा, यूरोपियन का ब्रुसेल्स में। ये आप ऐसे मिलान कर सकते हैं। तो ये तो रहा दोनों शिफ्ट का जीएस का प्रश्न। अब देखिए मैं थोड़ा चलता हूँ स्पीडी में, आपको कितना पढ़ना है। देखिए स्पीडी आपको ज़्यादातर क्वेश्चन यहाँ से मिल जाएगा करंट का। यहाँ पे देखिए पूरा दिया हुआ है, 5 राज्यों के नए मुख्यमंत्री बने वो भी, और जो भी करंट में चीज़ें चल रही हैं वो यहाँ से आपको मिल जाएगा। सूचकांक हो गया, सम्मेलन हो गया, सैन्य अभ्यास हो गया, और टॉपिक वाइज यहाँ मिल जाएगा। तो यहाँ से देखिए मैं ट्रिक लगा दिया हूँ कैसे कैसे कौन कौन ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। वो भी जब आप कई बार पढ़ेंगे, एग्जाम ज़्यादा देते होंगे, तो आपको भी पता चल जाएगा कि कौन ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। आपको सब नहीं पढ़ना होता है, जो इम्पोर्टेंट है वही पढ़ना होता है। मैं यहाँ पे लगा दिया हूँ ये कैसे कैसे आपको पढ़ना है। पीडीएफ में यही दे दूँगा टेलीग्राम पे, वहाँ से आप इसको देख लीजिएगा कि कौन कौन इस समय। देखिए इग्नू के अभी कुलपति कौन है, प्रोफेसर नागेश्वर राव हैं। ये एग्जाम में नहीं आएगा, लेकिन मैं वहाँ पे लगा दिया हूँ क्योंकि इग्नू का एग्जाम है। तो ये आपको याद रखना है, जो नवरत्न कंपनियाँ और महारत्न कंपनियाँ हैं। प्रमुख संगठन इसरो, जो पता है आपको काफ़ी चर्चा में, तो यहाँ से पूछे जा सकते हैं कि सोमनाथ चौथे नंबर के हैं, 10वें नंबर के हैं। बार्क हो गया, डीआरडीओ हो गया, सीएसआईआर हो गया, ये सब चीज़ें। विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र। देखिए बाकी के भी चीज़ यहाँ पे मैं यहाँ पे लगा दिया हूँ। ये WFI जो है कुश्ती फेडरेशन, इसको पता है आपको कि सस्पेंड कर दिया गया है, कि संजय सिंह बने थे अभी नए, तो इसको सस्पेंड कर दिया गया। ये पूरा फेडरेशन है, इस फेडरेशन को है। चलिए बाकी मैं पूरा नहीं पढ़ूंगा, टाइम ज़्यादा लगेगा। अब यहाँ पे लगा दिया हूँ मैं टिक, कौन कौन ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। देखिए यहाँ से देख सकते हैं आप, अंतर्राष्ट्रीय संगठन उसके कौन कौन प्रमुख हैं वो यहाँ पे दिया हुआ है। एंटोनियो गुटरेस, अभी बात चल रहा था, शुरू में एग्जाम में आया भी था। यहाँ से आप ये देख सकते हैं। मैं यहाँ पे लगा दिया हूँ अपने हिसाब से, मुझे जो इम्पोर्टेंट लगता है उस हिसाब से। बाकी आप थोड़ा सा इसको पढ़ लीजिएगा। देखिए आपको पूरा नहीं पढ़ना होता है, यही मैं बताना चाह रहा हूँ कि आप केवल उसको पढ़िए जो करंट में अभी चर्चा में है। जैसे ये देखिए चर्चित राष्ट्रीय महिलाएं हैं, यहाँ से आप इनको, ये भी ज़्यादा जो इधर जाएंगे तो ये नीचे जो है ये पुराने हो गए हैं, मतलब ये पहले के थे न्यूज में। अभी के जो ये 5-6 हैं ऊपर वाले, ये अभी के थोड़ा सा नए में होंगे, तो ये आपको ज़्यादा ध्यान देना है। वैसे देश और उसकी राजधानी, ये उच्चायुक्त नहीं पूछता है इस एग्जाम में, तो आपको देश और राजधानी थोड़ा सा पता होना चाहिए। वो भी किसका किसका न्यूज में है, करंट में है, कोई न कोई घटना वहाँ पे हुआ है, वो उन देशों का। या कहीं मान लीजिए प्रधानमंत्री दौरे पर गए हों, तो वहाँ के राजधानी क्या है, वहाँ के राष्ट्राध्यक्ष क्या कौन है, ये चीज़ें आपको पता होना चाहिए। और वही चीज़ आपको याद भी करना है, बहुत ज़्यादा नहीं है। सीईओ कौन है, सीईओ बहुत ज़्यादा इस एग्जाम में नहीं पूछता है, तो आपको सीईओ बहुत ज़्यादा नहीं याद करना है। किसी किसी का पूछ, जैसे ट्विटर के अभी पूछ सकता है, क्योंकि आप जानते हैं ये बहुत ज़्यादा चर्चा में रहता है हमेशा, तो आप इसको देख सकते हैं। इंस्टाग्राम व्हाट्सएप को तो ज़्यादा नहीं पूछता है। यूट्यूब देख सकते हैं, किसी एग्जाम में आया था, ये फसाई का भी एक एग्जाम में आया था इससे पहले, तो ये आप याद कर सकते हैं। ओपन एआई, देखिए ये अभी चर्चा में है, स्पेस एक्स और ओपन एआई। तो ये सैम अल्टमैन, आपको ध्यान रखना चाहिए। ये ये कब चर्चा में थे, आधार पूनावाला ये भी एग्जाम में आए हुए थे। ये जब वो कोविड चल रहा था उस समय ये चर्चा में थे। तो ये थोड़ा सा याद करने के लिए आपको ऐसे करना होता है कि जो चीज़ें चर्चा में है करंट में, ज़्यादातर चांस रहता है कि उसी से रिलेटेड क्वेश्चन ही आएंगे। ये नहीं कि पूरा बस छापते जा रहे हैं, पढ़ते जा रहे हैं ऊपर से नीचे तक, तो ऐसे जीएस नहीं तैयार हो पाएगा। क्योंकि आपको पता है करंट आप पढ़ेंगे, 1 महीने बाद नया करंट आ जाएगा, तो कितना आप याद करेंगे। तो इसीलिए जो चीज़ें ज़रूरत की हैं केवल उतना ही आप पढ़िए। देखिए ये अभी कौन आने वाले हैं, तो ये एग्जाम में आ सकता है। इमैनुअल मैक्रोन, जो कि फ्रांस के राष्ट्रपति हैं, गणतंत्र दिवस पे यही आए थे। आने वाले नहीं है, तो आए थे, अभी तो बीत गया ये। पिछले बार ये एग्जाम में आ चुका है, ये कई एग्जाम में। 74वें में कौन आए थे, तो ये तो हैं। चलिए बाकी ये अलग अलग मिशन हैं इसरो के, वो भी आपको ध्यान देना ही पड़ेगा। बाकी जो जो इम्पोर्टेंट है वहाँ पे मैं टिक लगा दिया हूँ। प्रोजेक्ट चीता चर्चा में रहता है,
तो वो अभी आपको बाघों की संख्या कितना हो गया है, तो 3682। तो अभी आपको ध्यान देना है। बाकी कौन कौन तूफान अभी हाल ही में आया था वो थोड़ा सा आप ध्यान दे लीजिएगा। विपर्य जो है आप देखिए इसमें क्या पूछता है कि किस कौन सा कहाँ आया था, या तो ये पूछ देगा, नहीं तो पूछ देगा कि ये इसका नामकरण कौन किया। नामकरण बहुत इंपॉर्टेंट है कि इसका गुलाब का नाम कौन रखा, तो पाकिस्तान रखा। सितरंग जो है उसका थाईलैंड रखा। मैड्यूस जो आया था यूएई रखा। तो ऐसे आपको मोचा का यमन रखा। इस तरह से आपको ऐसे थोड़ा सा याद रखना है। तो देखिए वन रिपोर्ट आ गया, अभी ये एग्जाम में आया था, ऊपर में दिखाया भी था, बताया भी था कि आपको मिल जाएगा स्पीडी में। तो कितने हैं, चूंकि देखिए होना कितना चाहिए ये भी एग्जाम में पूछता है, तो 33% होना चाहिए मिनिमम। लेकिन है कितना अभी भारत में, 24.62%। ये परसेंटेज आपको याद रहना चाहिए। वनावरण प्लस वृक्षावरण। वन प्लस वृक्ष अगर अलग अलग देखेंगे तो 21 और 2 ये अलग अलग है। वृद्धि देखा जाए तो मैग्रोव वन जो है उनमें वृद्धि ये एग्जाम में आ चुका है। तो 17 किलोमीटर स्क्वायर का जो है मैग्रोव वन उनमें वृद्धि हुआ है। सबसे ज़्यादा अगर कहा जाए कि सबसे ज़्यादा मैग्रोव वन क्षेत्र कहाँ है, तो पश्चिम बंगाल, फिर गुजरात, फिर अंडमान निकोबार। तो ये भी एग्जाम में आता है ऐसे कुट, मतलब ऐसे सीरियल नंबर से आपको याद रहना चाहिए। तो यहाँ का परसेंटेज नहीं याद रखना है, परसेंटेज केवल यहाँ याद रखना है ये। हाँ ये परसेंटेज मिजोरम का पूछ देता है कभी कभी। सबसे ज़्यादा परसेंटेज है यही एग्जाम में अभी आया भी था इग्नू के। मिजोरम, अरुणाचल प्रदेश, मेघालय, अगर याद हो तो अभी मैं बताया था ऊपर। ये प्रतिशत के आधार पे ये है। बाकी अगर सर्वाधिक वन के आधार पे कहा जाए कि सर्वाधिक क्षेत्रफल के आधार पे, तो वह मध्य प्रदेश पहले नंबर पे आता है, फिर अरुणाचल प्रदेश, फिर छत्तीसगढ़। ये थोड़ा सा आपको चीज़ें ध्यान देना है। सबसे ज़्यादा वृद्धि ये एग्जाम में बहुत बार आ चुका है कि वनावरण में वृद्धि दिखाने वाला शेष राज्य कौन है, तो सबसे ज़्यादा वृद्धि कहाँ हुआ है, आंध्र प्रदेश में हुआ। दूसरे नंबर पर तेलंगाना, तीसरे पे उड़ीसा। तो आपको याद ऐसे करना है। ये नहीं कि बस रटते जाइए तो याद नहीं होगा, फिर देख के आप डर जाएंगे कि इतना ज़्यादा कैसे याद होगा। परिवर्तित नाम, चूंकि ये परिवर्तन होता रहता है, सही रहेगा। और तो थोड़ा थोड़ा आप इसको एक नज़र इस पर डाल सकते हैं। कोविड का यहाँ से तो ये पुराना हो गया, अब इससे चांस नहीं बनेगा आने का। अब सर्वोच्च पुरस्कार जो अभी नए में जो मिला है, अभी ये नहीं कि जाके 16 का पढ़ रहे हैं, याद कर रहे हैं इस सब सीरियल नंबर, तो फिर आपको कोई फायदा होगा नहीं। प्रधानमंत्री को अभी नए में कहाँ कहाँ का मिला है, वो 2023 का आप याद कर लीजिए बस। पलाऊ का आप देखिए नाम में ही कुछ कुछ तो मिल गया। कि अभी ये इतना अवार्ड का नाम दिया है, लास्ट में पलाऊ जोड़ दिया। आपको किस देश का है, ये पलाऊ देश का है। तो आपको पूरा थोड़े याद करना है। अभी यहाँ से थोड़ा सा मिल गया कि पलाऊ यहाँ पे मिल जाएगा। फिजी यहाँ पे देखिए दिख गया, फिजी का ही होगा। लोहोंगू अब ये है तो ये थोड़ा सा अलग है, तो यहाँ मैं यहाँ पे रंग दिया हूँ इसको। ये पापुआ न्यू गिनी का है जो अवार्ड मिला है। नाइल, नाइल आपको पता है मिस्र में बहती है नाइल रिवर जो है, तो ये वहीं का होगा। लीजन ऑफ ऑनर और ऑर्डर ऑफ ऑनर दोनों अलग अलग है। लीजन ऑफ ऑनर जो है फ्रांस का है, और ऑर्डर ऑफ ऑनर जो है वो ग्रीस का है। तो थोड़ा सा इसमें कंफ्यूजन ना होइएगा, इसको 2-3 बार थोड़ा देख लीजिएगा। ये प्रधानमंत्री को मिला हुआ पुरस्कार है। बाकी ये चर्चा में है, ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी जो है किस वर्ड को ईयर, वर्ड ऑफ ईयर, तो रिज को, या एआई आपको पता है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस चर्चा में, तो कौन सी डिक्शनरी है, कॉलिंस ने इसको वर्ड ऑफ द ईयर घोषित किया है। वैसे ये अलग अलग दिया हुआ है, मैं पूरा नहीं पढ़ूंगा। जीआई टैग हो गया, उत्सव महोत्सव, थोड़ा सा इसको भी आप 1-2 नज़र इसको देख लीजिएगा। हम्म, चर्चित व्यक्ति में निधन ये दिया हुआ है, जो बहुत प्रसिद्ध होंगे उनको आप देख सकते हैं। ये मैं नीचे अभी पूरा पढ़ा नहीं हूँ। प्रमुख नियुक्तियां जो है राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय, ये आपको ध्यान देना है, खास तौर से उनको जहाँ पे प्रथम हो और महिला हो, वहाँ पे आपको ध्यान देना है। बाकी मैं कुछ यहाँ पे टिक लगा दिया हूँ, आप इसको पढ़ के थोड़ा अपने हिसाब से देख लीजिए। देखिए यहाँ मैं इसको कट कर दिया हूँ, संजय सिंह बने थे जो कुश्ती के। क्योंकि पता है कि आपको भारतीय कुश्ती महासंघ को ही सस्पेंड कर दिया गया है, तो ये पूरा अब खत्म, ये समझिए कि है। वो काफ़ी चर्चा में थे तो एग्जाम में आ सकता था, लेकिन अब चांस कम है। केंद्रीय मंत्रिपरिषद ये बहुत पुराने हो गए, तो अब चांस कम है यहाँ से आने का। जो बदले गए होंगे केवल वहाँ से आ सकता है। हाँ ये बदले गए थे अर्जुन राम मेघवाल, कानून और न्याय मंत्री। चूंकि आपको पता है कि पहले किरण रिजिजू थे, उनके जगह पे अब आ गए अर्जुन राम मेघवाल। तो ये आप इसको ध्यान दीजिए, अब इनको क्या बना दिया गया,
अब पृथ्वी और विज्ञान मंत्रालय बना दिया गया मंत्री। हाँ, ये देखिए विधानसभा चुनाव जो हुआ था अभी जस्ट, उसमें देखिए मध्य प्रदेश, राजस्थान, तेलंगाना, छत्तीसगढ़, ये 5 राज्यों में हुआ है। कुल सीट कहाँ कितने कितने हैं, तो विधानसभा में ये सीट जो है वो यहाँ पे दिया हुआ है, और राज्यसभा का सीट मैं बताया था। अब देखिए ये आपको ऐसे दे सकता है कि मध्य प्रदेश में कुल विधानसभा की सीटें कितनी हैं, तो आपको पता होना चाहिए विधानसभा का सीट कितना है मध्य प्रदेश में, 230 है, और राज्यसभा सीट कितना है, तो 11 है। वैसे ही राजस्थान में देखेंगे तो राज्यसभा का 10 है, फिर तेलंगाना में 7, छत्तीसगढ़ में आपको 5, मिजोरम में 1। तो ये भी अब कौन सा पार्टी जीता, तो आपको पता है कि एमपी हो गया, मतलब मध्य प्रदेश में भारतीय बीजेपी जीती है, राजस्थान में बीजेपी, तेलंगाना में केवल कांग्रेस का जीत हुआ, और छत्तीसगढ़ में बीजेपी, मिजोरम में जोरम पीपुल मूवमेंट। अब ये आपको ये भी याद रहना चाहिए, जोरम पीपुल्स मूवमेंट अब ये पार्टी जीत कर आई है, जो कि पहली बार आई है। अब इसके वहाँ कौन बने हुए हैं, तो यहाँ पे देख लीजिए ये है मुख्यमंत्री कौन बने हैं और राज्यपाल, और खास तौर से वहाँ के जो नए नए अभी चुनाव हुआ है वहाँ का आपको याद रहना चाहिए। त्रिपुरा का ये भी बहुत थोड़ा सा ही पहले हुआ था, नागालैंड का हो गया, मिजोरम का अभी चुनाव हुआ है। तो यहाँ पे जो राज्यपाल हैं वो हरि बाबू कम्बमपति हैं, मुख्यमंत्री कौन बने हैं, लाल दुहोमा, और किस पार्टी से ये हैं, तो जोरम पीपुल्स मूवमेंट के हैं, ये ध्यान दीजिएगा। वैसे ही देखिए मध्य प्रदेश का चुनाव हुआ है, यहाँ पे जो राज्यपाल है मंगूभाई छगन भाई पटेल हैं, और वहीं यहाँ के मुख्यमंत्री कौन बने हैं, तो डॉक्टर मोहन यादव बने हैं। म से मध्य प्रदेश, म से मोहन, आप ऐसे याद कर सकते हैं, म से मध्य प्रदेश, म से मोहन। छत्तीसगढ़ में कौन बने हैं, विष्णुदेव साय, छत्तीस छतरी ऐसे याद कर सकते हैं, छत्तीस, और छाया मतलब छाया ऐसे याद कर सकते हैं, विष्णुदेव छाय। राजस्थान में भजन लाल शर्मा बने हैं। ये चीजें आप देखिए, तेलंगाना चुनाव में अनुमूला रेवंत रेड्डी यहाँ के मुख्यमंत्री बने हैं। तो बस उतना ही वहां से पढ़ना था, पूरा नहीं याद करना है। उच्च न्यायालय से भी आपको बहुत पूरा नहीं, हाँ यहाँ पे जो सबसे पहले किसका गठन हुआ था, तो कलकत्ता उच्च न्यायालय स्थापना जो हुआ था 1862 में, तो ये आप याद कर सकते हैं, बस उतना ही काफी है। बाकी सीरियल नंबर से अगर पूछ जाएगा तो ये याद रहना चाहिए, 3 से 4। हाँ, अंतिम कौन था, तो अंतिम आंध्र प्रदेश उच्च न्यायालय बना है, जो कि 25 अभी भारत में कुल उच्च न्यायालयों की संख्या हो गई है। प्रमुख देश कौन कहाँ है, तो यहाँ मैं इसको लगा दिया हूँ, आप यहाँ देख सकते हैं। विश्व में प्रथम प्रमुख समझौता किसके किसके बीच हुआ, वो आप देख सकते हैं। एप्स एंड पोर्टल, वो भी आप देख सकते हैं। देखिए यहाँ पे टॉपिक वाइज है, तो आप कोशिश कीजिए कि 1 से 2 दिन में इसको पढ़ लीजिए। यदि आप मैथ हुए तो आपका तैयार हो गया है, अब केवल जीएस में ही आपको दिक्कत होता है, तो आप यहाँ से इसको पढ़ के इसको ख़त्म कर दीजिए। 1 से 2 दिन आपको लगेगा, जितना मैं बता रहा हूँ बस उतना सैन्य अभ्यास देखिए एग्जाम में ये यहाँ से आ सकता है। ये जितने भी 2023 में हुए हैं, केवल वही दिया है 2023 वाला है, ये आपको पता रहना चाहिए। अब किसके किसके बीच हुआ था ये भी आपको पता रहना चाहिए। बाकी कुछ यदि ये नहीं भी याद करें तो काम चल जाएगा, ये तो आपको याद रहना चाहिए। अयुत्या हो गया, थाईलैंड के साथ डेजर्ट साइक्लोन हुआ, डेजर्ट हुआ था यूएई के साथ। विन वैक्स, अब देखिए कुछ तो इसी नाम में ही आपको दिख जाएगा, विन वैक्स, वी आई यानी कि वियतनाम, तो ऐसे कुछ तो इसी नाम में दिख जाएगा। सूर्य किरण, आपको पता है सूर्य भगवान के दर्शन निकलते हैं नेपाल के साइड से, पूरा नेपाल नहीं, लेकिन थोड़ा सा आप दिमाग में रख सकते हैं कि हाँ उधर से ही लगभग निकलते हैं, तो नेपाल के साथ हुआ। आस्ट्रा, यहाँ से ऑस्ट्रेलिया जुड़ा हुआ है। वज्र जो है ये अमेरिका के साथ होता है। मित्र जो है श्रीलंका, त्र इसमें भी दिख रहा है, यहाँ पे स्र दिख रहा है, तो ऐसे आप याद कर सकते हैं। इसी में मैं यही काम करता हूँ, इसी के अंदर ही करता हूँ, ताकि दिमाग में थोड़ा सा आ जाए, चूंकि आपको पता है डिस्क्रिप्टिव तो लिखना तो है नहीं वहाँ, केवल ऑप्शन देखना है। इस तरीके से आप ये कर सकते हैं। गार्जियन जहाँ दिख जाए, देखिए सीधे, बाकी जनरली आपको चीज भारत है, और भारत संबंधित गार्जियन दिख जाए तो वो आप जापान के साथ होता है जो भी युद्ध है। यहाँ पे और देख सकते हैं बोंगो सागर, बोंगो मतलब बंगाल, काजिंद ये पाकिस्तान, यहाँ पे कौज यहाँ पर भी है, यहाँ पर भी है। मारू जो है म्यांमार और रूस, ये एग्जाम में नहीं आएगा। हरिमाऊ मलेशिया के साथ, संप्रीति बांग्लादेश के साथ, बांग्लादेश से प्रीत लगाई, ऐसे याद कर सकते हैं। ऑस्ट्रेलिया यहाँ पे दिख रहा है, सीम दिख रहा है सिंगापुर। वरुण जो है फ्रांस के साथ होता है। मालाबार जो है
ये क्वाड देश सदस्य देशों का है। नोमैडिक है मंगोलिया, नोमैडिक एलिफेंट, तो ये मंगोलिया के साथ होता है। एग्जाम में आ चुका है पिछले किसी एग्जाम में। जी मैक्स है, देखिए जे दिख रहा है यहाँ, जापान हो जाएगा। ऐसे ही आप याद कर सकते हैं, मैं पूरा नहीं पढ़ा हूँ, आप ऐसे देख लीजिएगा कैसे याद करना है। वो अब थोड़ा सा मैं ट्रिक बताते जा रहा हूँ कैसे आपको याद करना है, आप अपने हिसाब से ट्रिक बनाते जाइएगा। आप याद करना कुछ यहाँ पे हैं जो समितियाँ हैं, आप देख सकते हैं उसको भी। बाकी राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय संगठन यहाँ पे हैं, ये आप थोड़ा सा देख लीजिएगा, जो जो चर्चा में रहते हैं कि वहाँ के कौन जो है अध्यक्ष हैं और कहाँ उसका मुख्यालय है, मुख्य मुख्य जो है उनका केवल इतना आपको यहाँ पे याद करना पड़ेगा। अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन जो है ये बहुत इम्पोर्टेंट है, क्योंकि इसके लिए मैं एक और ये PDF यहाँ वाला दे दूंगा, GS वर्ल्ड या ROR वाला, तो उसके लिए आप कर सकते हैं। ये PCS का ये GS वर्ल्ड का मेरा, वो आप देख सकते हैं। ये जो सम्मेलन है केवल इस वाले के लिए, बाकी पूरा के लिए नहीं, पूरा के लिए आपको ये काफ़ी है जो SPD है वो सम्मेलन से आप देख सकते हैं। पुरस्कार यहाँ पे देखिए, मैं ये बस बता रहा हूँ कि कितना ये रिपोर्ट आपको सूचकांक यहाँ पे मिल जाएगा कि जलवायु परिवर्तन में, हंगर इंडेक्स में और हेनले पासपोर्ट में, ये सब में कौन कितने नंबर पे है, और भारत का स्थान कौन सा है वो आपको याद रखना है कि शीर्ष देश कौन है और भारत का स्थान कौन सा है, बस उतना आपको ध्यान देना है। यहाँ पर जो मेन है यहाँ से वो आर्थिक समीक्षा देख सकते हैं। और कहाँ तक इसको देखना है, वो केंद्र सरकार की योजनाएं हो गया, योजना से देखिए क्वेश्चन तो पूछा नहीं है, लेकिन यदि आपके पास समय हो तो आप राज्य सरकार को छोड़ दीजिएगा, जहाँ बस केंद्र हो और मतलब राष्ट्रीय खबर हो, केंद्र सरकार से संबंधित उतना ही आपको पढ़ना है। राज्य सरकार वाला आपसे एग्जाम में नहीं पूछेगा। विज्ञान और प्रौद्योगिकी आ गया, चलिए अंतरिक्ष आ गया, अंतरिक्ष से पूछ सकता है, पर्यावरण से आपको एग्जाम में पूछ सकता है। खेल ली, हाँ खेल से आप देख सकते हैं आगामी कौन सा खेल है, नोबेल प्राइज किसको मिला है, ये आप देख सकते हैं यहाँ से टॉपिक वाइज, क्योंकि इस पर मैं टिक नहीं लगाया, अभी इधर में पढ़ा नहीं था। तो आप इसको, ये पुरस्कार हैं, यहाँ से देख सकते हैं इसको। अब इसको आपको तो याद ही करना पड़ेगा। खेल परिदृश्य है, यहाँ से कौन सा खेल कहाँ होना है, कौन सा हुआ है हाल ही में, वो आपको याद रहना चाहिए। मेन जो खेल हैं, जैसे विम्बलडन हो गया, और जो आगामी खेल हैं वर्ल्ड कप जो हो गए, तो वो चीज़ें आपको पता होना चाहिए। इसमें देखिए काफ़ी दिया हुआ है, आप थोड़ा पढ़िएगा इसको, 1 से 2 दिन आपको लगेगा। पुस्तकें यहाँ पे देखिए दे दिया, नवीनतम पुस्तकें और उसके लेखक। तो नवीनतम अब देखिए पुस्तक से एक आएगा, ये दिवस आपका इम्पोर्टेंट है, एक क्वेश्चन यहाँ से देखने को मिलेगा एग्जाम में, तो आप देख लीजिएगा। यहाँ पे उनके थीम दिए हुए हैं, और सम्मेलन यहाँ से दिख जाएगा। देखिए कुछ क्वेश्चन उधर से जो शुरू में आप पढ़ेंगे वही रिपीट हो जाएगा इधर भी, तो ये ना देखिए कि बहुत ज़्यादा दिया है। कुछ क्वेश्चन आप जब शुरू से पढ़ते हैं तो वहाँ से आप बहुत क्वेश्चन इसमें रिपीट होते दिखेंगे, तो आराम से आप इसको पढ़ पाएंगे। अब देखिए वहीं तक आपको पढ़ना था, इसके ऊपर तक तो करंट अफेयर प्रश्नोत्तर संग्रह, अब बहुत टाइम तो है नहीं आपके पास, तो ये आप ना पढ़िए नीचे का, यहाँ से ऊपर जो है यहाँ तक आप पढ़ लीजिए। इसके बाद अगर टाइम बचे तो केवल दिसंबर का ये जो दिया है, ये वन लाइनर टाइप का जो दिया है प्रश्नोत्तर में, ये केवल इस यहाँ से दिया है, फरवरी से चालू किया है पूरा, तो आप केवल इसका दिसंबर माह वाला देख लीजिएगा। सितंबर आ गया तो ऐसे ही दिसंबर का होगा, ये देखिए दिसंबर का मैं टिक लगा भी दिया हूँ। यहाँ से ये दिसंबर माह का ये आप देख सकते हैं करंट अफेयर जो है यहाँ से, तो यहाँ से केवल इतना ही पढ़ना है। बाकी थोड़ा सा हाँ ये दिखा देता हूँ, अगर वहाँ से आप जाना चाहें थोड़ा ज़्यादा डिटेल में जो राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय खबर है, तो आप यहाँ देख सकते हैं। देखिए थोड़ा सा पेपर अगर टफ बनाएगा तो फिर आपको दिक्कत हो सकता है, तो राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय जो खबर है, जो सम्मेलन हुए हैं उनसे संबंधित, तो आप उसके लिए थोड़ा सा डीप में पढ़ने के लिए ये है आपका, यहाँ से आप देख सकते हैं अंतर्राष्ट्रीय प्रकरण। तो इसमें
पूरा जितने भी सम्मेलन होंगे या जो भी घटनाएं होंगी उसको पूरा एकदम डिटेल में यहाँ पे मिल जाएगा आपको। यहाँ से आप देख सकते हैं यदि आपके पास समय हो तो, अगर समय नहीं है तो केवल आप स्पीडी पढ़िए, लुसेंट पढ़िए, उतने में आपका काम तो चल ही जाएगा। अगर मतलब चाहते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन हो जाए, छूटे ना, तो फिर आप मेहनत तो करना पड़ेगा। यहाँ से केवल अंतर्राष्ट्रीय वाला जो है केवल वो देख सकते हैं ये वाले PDF से। यहाँ मैं ये टिक लगा भी दिया हूँ। यह है तो बहुत ज़्यादा। अब सम्मेलन यहाँ से जो होगा, देखिए ये नए विश्व धरोहर अभी शामिल हुए हैं 2 ठो, तो वो भी मैं यहाँ पे लगा दिया हूँ कौन कौन हुए हैं। तो होयसल का मंदिर जो हुआ है वो, और शांति निकेतन, कुल मिला के अभी तक 41 हो चुके हैं। 41 हो मतलब ये 41वां था और ये 42वां था। ये से भी एग्जाम में पूछ देगा कि 41वां कौन सा था और 42वां कौन सा था, और कुल मिला के कितने हो गए हैं, 42 हो चुके हैं अब तक। तो इस तरह से आप देख सकते हैं। इसको अगर डिटेल में देखना हो तो I2U2 ये एग्जाम में कई बार आ चुका है, कौन कौन देश से। तो I2 यानी कि 2 बार आई है, तो इंडिया और इजराइल, USA और UAE। तो इसमें कौन 4 देश सम्मिलित हैं, इंडिया, इजराइल, USA और UAE। तो ये आपको चूँकि करंट में भी था इसलिए वहाँ से क्वेश्चन बन सकता है। बाकी मैं यहाँ पे लगा दिया हूँ कनाडा, भारत कनाडा विवाद आपको पता है कि अभी चल रहा है करंट में ही। यहाँ से आपको पूछ देगा कि ऑपरेशन ब्लू स्टार किससे संबंधित है। ये खालिस्तान मूवमेंट जो था इनको खत्म करने के लिए ऑपरेशन ब्लू स्टार चलाया गया था। तो ऐसे आप जब देखिए कनाडा का प्रधानमंत्री पूछ सकता है, ये चर्चा में था तो जस्टिन ट्रूडो हो जाएंगे। तो ये चीज़ें हैं, आपको पढ़ना कैसे है वो थोड़ा सा मैं यहाँ पे आपको हिंट दे रहा हूँ। आपको क्या पढ़ना, आपको पूरा नहीं पढ़ना है, आपको वो पढ़ना है जो एग्जाम की दृष्टि से हो सही। ऑपरेशन, विभिन्न ऑपरेशन जो चलाए जाते हैं तो वो एग्जाम में आने के चांस हैं। देखिए फिनलैंड नाटो का 31वां देश बना, साफ साफ एकदम यहाँ पे दिया हुआ है। नाटो का मुख्यालय कहाँ है, ब्रुसेल्स में है। कुल अब 31वां सदस्य बना, तो कुल देश कितने हो गए हैं, 31 हो गए हैं। बाकी यहाँ पे रिपोर्ट दिया गया तो बहुत ज़्यादा डिटेल में रिपोर्ट आप नहीं जाना है, वहाँ से आपको मिल जाए। स्पीडी में जितना दिया है वो पर्याप्त है। यहाँ पे मैं वो सम्मेलन थोड़ा सा देख रहा हूँ, सम्मेलन कहाँ गया। ये अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन, ये इम्पोर्टेंट है, ये आपको पढ़ना ही है। यहाँ से आप एक बार देख लीजिएगा COP28, इससे एग्जाम मुझे लग रहा है कि एग्जाम में एक क्वेश्चन मिलेगा। कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज का फुल फॉर्म होता है। ये कहाँ हुआ था, तो ये दुबई में हुआ था, UAE, मतलब UAE का ये एक शहर है दुबई। अब इसका राजधानी आपसे पूछ सकता है UAE में कौन इसके जो अध्यक्ष हैं वो बने थे, तो सुल्तान अहमद अल जाबेर बने थे, जो कि UAE के ही हैं। तो ऐसे यहाँ से आप देख सकते हैं ये किस चीज़ पे किससे संबंधित है, तो वो आप यहाँ देख सकते हैं जलवायु परिवर्तन से संबंधित है। भारत कौन सा करेगा, तो ये 28वां नंबर का था 2000, अभी जो 23 में हुआ था। भारत करेगा 2028 में 33वां नंबर का, यानी कि COP33 करेगा भारत होस्ट। यहाँ पे देखिए दिया भी है 2028 में COP33। ये चीज़ें आपको थोड़ा सा यहाँ से आप देख सकते हैं। भारत सहित कुल 11 देश हैं इसमें, और बाकी की चीज़ें यहाँ पे देख सकते हैं। 29वां नंबर का अजरबैजान करेगा और 30वां नंबर का ब्राज़ील करेगा। वैसे ये मीना माता COP5, मीना माता आपको पता है ये एक रोग है जो कि किससे होता है, तो पारे से संबंधित होता है, मतलब मरकरी से संबंधित। तो ये आप यहाँ पे देख लीजिए GPI क्या है और AI क्या है, आपको पता है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बहुत चर्चा में है, तो ये यहाँ से देख सकते हैं। अब GPAI जो है, अब चूंकि दिल्ली में ही संपन्न हुआ था, मतलब इसका संचार, तो इसलिए ये इम्पोर्टेंट हो सकता है क्योंकि ये आयोजन इसका है भारत में ही हुआ है। G77 शिखर सम्मेलन, ये भी आप इसको भी आप थोड़ा सा देख लीजिएगा, बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है ये, क्योंकि ये इसलिए ये है क्योंकि भारत ने ही इसका पहला बार अध्यक्षता किया था जब ये लॉन्च हुआ था। तो अब ये देखिए G20 शिखर सम्मेलन, ये तो आपको एकदम इसका पूरा एक एक लाइन देख लेना है, क्योंकि ये भारत में ही हुआ था, तो इसलिए इसको एकदम सही से आप पढ़ लीजिएगा। यहाँ पे मैं टिक लगा भी दिया हूँ कौन इम्पोर्टेंट है। और आपको पता है G20 जो है उसमें एक और संगठन जुड़ गया है, तो ये G21 बन गया। और कौन सा जुड़ा है, तो अफ्रीकन यूनियन जुड़ा है। अब अफ्रीकन यूनियन से पूछ देगा कि वहाँ की जो उसके अध्यक्ष हैं वो कौन है अफ्रीकन यूनियन के, तो वो चीज़ आपको याद रखना चाहिए। देखिए यहाँ पे अफ्रीकन यूनियन कह रहा है कि G20 का स्थायी सदस्य बन गया है। अफ्रीकन यूनियन के बारे में यहाँ पे दिया हुआ है कि जो अध्यक्ष हैं वो कौन है, अजाली असोमानी, जो कि कहाँ के हैं, कोरोमस के।
कोमोरोस के राष्ट्रपति हैं। तो ये ऐसे ही क्वेश्चन आपको पूछता है, जो चीज़ें जरूरत है उनसे जोड़ जोड़ के। कितने अफ्रीकी संघ में कितने देश हैं, तो 55 देश हैं। तो यहाँ से आप, मैं जो इम्पोर्टेंट मुझे लगा मैं यहाँ पे उसको कलर कर दिया हूँ, हाईलाइट कर दिया हूँ, वो आप देख सकते हैं। बाकी मैं बहुत डिटेल में इसमें नहीं जा रहा हूँ, आप थोड़ा सा वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। यहाँ पे ब्रिक्स सम्मेलन हो गया, आसियान हो गया, तो ये आप देख सकते हैं। बाकी जो इम्पोर्टेंट जो जो चीज़ें हैं वहाँ पे मैं इसको टिक लगा दिया हूँ। अंतर्राष्ट्रीय निर्वाचन आप देखना चाहें तो देख सकते हैं, लेकिन सम्मेलन तो आप जरूर देख लीजिएगा जितने ऊपर हुए हैं। तो चलिए, ये तो था। चलिए, इतना ही है काफ़ी। तो ये तो रहा जीएस समझ। अब देखिए, जीएस में कहूँगा कि यदि आपके पास समय है तब जीएस पे ज़्यादा फोकस कीजिए। अगर आपका मैथ, रीजनिंग, हिंदी तैयार हो गया हो तो। अगर मैथ, रीजनिंग, हिंदी सही से तैयार नहीं हो तो जितना समय आप जीएस में देंगे उससे कम समय में उधर ज़्यादा स्कोर कर सकते हैं। तो फिर आप उधर ज़्यादा समय ना दीजिएगा, जितना मैं कहा हूँ केवल उतना रिविजन कर लीजिए, आपका काम बराबर हो जाएगा। 30 में से आपका 22-23 सही हो जाएगा, क्योंकि माइनस मार्किंग का नहीं है। तो आप थोड़ा सा कॉमन सेंस लगाएंगे, कुछ पढ़े रहेंगे तो आप कर लेंगे ठीक ठाक। चलिए, ये तो रहा जीएस का। बाकी ऐसे ही नेक्स्ट पार्ट में आपका अलग अलग हिंदी, मैथ, रीजनिंग और कंप्यूटर का, तो कौन सा पार्ट पहले लाना है वो कमेंट कर दीजिएगा, मैं नेक्स्ट पार्ट उसी पे बना दूंगा। और बाकी हाँ, ये सब पीडीएफ अगर चाहिए तो आप टेलीग्राम, जो कि मिल जाएगा इसी के डिस्क्रिप्शन में भी दूंगा और कमेंट में भी, तो वहाँ से जाकर जुड़ के आप वहाँ कमेंट कीजिएगा, जो पीडीएफ मिल जाएगा वहाँ से आप आसानी से इसका तैयार कर सकते हैं। तो ये तो था आज का। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।